हाल ही में बेहतर होगा कि आप पहाड़ पर न जाएं। मैंने कियान बिन से 50,000 युआन से अधिक जीते हैं और मैं आपको जाने नहीं दूंगा। लियू जियानरेन ने आत्मचेतना से कहा। वेई शेंग ने अपने दिल से कहा। वह बिना किसी पृष्ठभूमि या पृष्ठभूमि के एक बच्ची थी। भले ही दूसरा पक्ष उसके बारे में उत्सुक हो, वह शायद दसियों हजार युआन खोने से ज्यादा नाराज नहीं होगी। तो फिर आपको मेरे लिए स्टॉक संभालना होगा, वेई शेंग ने कहा। लियू जियानरेन ने उसकी तरफ देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, देखो तुम कितनी गरीब हो, जैसे तुम्हारे पास पैसे की कमी हो। ये सिर्फ एक सामान्य मजाक है। उसने कभी भी वेई शेंग की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में नहीं पूछा, लेकिन अगर वह ऐसा सोचता है तो यह निश्चित रूप से बुरा नहीं होगा। अन्यथा उसे उस तरह की स्पोर्ट्स कार कैसे मिल सकती है? आम परिवारों के बच्चे इस तकनीक का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? वेई शेंग ने सीट पर अपनी छाती से लगकर अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद से बुदबुदाया, पैसे की बहुत कमी है। लियू जियानरेन ने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। अरे, मैंने तुमसे नहीं पूछा, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? लियू जियानरेन जब 10 साल का था, तब से उसने कभी भी अपनी पृष्ठभूमि जाने बिना दोस्त नहीं बनाए, और वेई शेंग एक अपवाद है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह इसे भूल जाता। वेई शेंग ने अपनी आंखें खोलीं और जम्हाई लेते हुए कहा, मेरी माँ एक हेयर ड्रेसर हैं और मेरे पिता एक शिक्षक हैं जिन्होंने अभी अभी इस्तीफा दिया है। मैं इस अवधि के दौरान जितनी जल्दी हो सके आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ महीनों में दक्षिण में चला जाऊंगा। लियू जियानरेन स्तब्ध रह गया, क्योंकि वेई शेंग के शब्दों ने उसे दो खबरें बताईं। पहली, वह एक खराब पारिवारिक स्थिति में थी, और दूसरी, वह दूर जा रही थी। जब मैंने 30,000 युआन का भुगतान किया था, तब तुमने ये क्यों नहीं कहा कि तुम जा रही हो? लियू जियानरेन ने उसकी ओर देखा और उसे घूरने लगा। मैं एक क्रैश कोर्स हूँ, पढ़ाता हूँ और मीटिंग करता हूँ। वैसे, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वेई शेंग ने लियू जियानरेन की ओर देखा। बाद वाले ने असंतोष व्यक्त करने के लिए थोड़ा सा खर्राटा लिया। वेई शेंग ने खुद से कहा, क्या आप बाजार चलाएंगे? इसका काम कीमत समझना और ऑर्डर देना है। लियू जियानरेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैंने हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद अपने पिता के साथ कैनिंग फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। मैं देश के उत्तर और दक्षिण में नहीं गया हूँ। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं अपनी पूरी फैक्ट्री का खर्च उठा सकता हूँ। वेई शेंग ने अविश्वास से उसकी ओर देखा, उसे लगा कि वह उड़ रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जब तुम पीछे देखते हो तो तुम हुताई काउंटी के स्क्रैप बाजार में भाग सकते हो। मैं जानना चाहता हूं कि बड़े प्लास्टिक जैसे टीवी शेल, एयर कंडीशनिंग, वॉशिंग मशीन शेल और सेकेंडरी प्रोसेसिंग प्लांट की कीमत क्या है? एक और कीमत होना बेहतर है जिसे दूसरे स्तर की फैक्ट्री रिसाइकिल करके पहले स्तर की फैक्ट्री को बेचेगी। जितना विस्तृत समझौता होगा। तुम्हें ये किस लिए चाहिए? लियू जियानरेन ने अपना सिर घुमाकर उसे संदेह भरी नजरों से देखा। यदि आपको ऐसा करने की अनुमति है तो ऐसा करें, इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वेई शेंग भी इन दिनों अपने पिता की मदद करने के बारे में सोच रहा है। ये कहना आसान है, लेकिन कहना कठिन है। आसान बात यह है कि वह भविष्य की प्रवृत्ति जानती है, और यह भी जानती है कि माल की कीमत में तीव्र गिरावट की बाद की अवधि केवल अस्थायी थी। मुश्किल यह है कि वह अपनी बात अपने पिता को नहीं बता सकती। इसलिए जब सामान की कीमत गिरती है तो मेरे पिता को उदास होने से रोकना असंभव है, नहीं वह अपने पिता के साझेदारों को पैसे छीनने से रोक सकते हैं। इसलिए उसने देश को बचाने के लिए एक उपाय सोचा। पिताजी यह व्यापार कर सकते हैं, वे क्यों नहीं कर सकते? जब वस्तुओं के दाम गिर जाएंगे तो क्या वह समय के अनुसार वस्तुओं का अधिकाधिक संग्रह करके धन नहीं कमा सकती? यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको स्वाभाविक रूप से यह समझना होगा कि इसे लियू जियानरेन पर छोड़ना अधिक उचित है। अगले 2 दिनों में, दिन के दौरान कक्षाओं में भाग लेने के अलावा, वेई शेंग को स्कूल के बाद लियू जियानरेन द्वारा उठाया गया, और वैसे उन्होंने कक्षाओं की भरपाई के लिए ली देजी को भी साथ ले लिया। ली देजी इस पैटर्न को अपनाने में खुश लग रहे हैं। खासकर पिछले 2 दिनों में, लियू जियानन ने अपनी करुणा दिखाई और उसे 2 बार कार को छूने दिया। उसे कुछ सरल ड्राइविंग कौशल सिखाने के बाद, वह हर दिन बाहरी इलाकों में जाने के लिए अधिक इच्छुक है। सौभाग्य से, अक्टूबर के आरंभ में बहुत अधिक ठंड नहीं होती, और मुझे डर है कि 1 महीने बाद अच्छी चीजें भी कष्टदायक हो जाएंगी। स्कूल में, ली देजी वी शेंग की सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। अंतरंगता के बारे में बात करना मुश्किल है, लेकिन इसे कक्षा में एकमात्र दोस्त माना जा सकता है। हर सुबह जब वह स्कूल पहुंचता है तो वेई शेंग ली देजी को प्लास्टिक ट्रैक पर दौड़ने के लिए खींचता है। अगर वह अपने खाली समय में सवाल नहीं करता है तो वेई शेंग जूनियर हाई स्कूल के जूनियर झाओ लेई से बास्केटबॉल उधार मांगता है और ली देजी को बास्केटबॉल खेलना सिखाता है। दूसरे छात्रों की नज़र में यह अजीब बात है। ऐसी लड़कियां कैसे हो सकती हैं जिनकी क्लास में कोई महिला मित्र नहीं है, लेकिन वे सिर्फ लड़कों के साथ खेलती हैं? और ली देजी एक बहुत ही साधारण लड़का है।
वह मध्यम से उन्नत वर्ग का लड़का है जो हर स्कूल की हर कक्षा में दिखने में उत्कृष्ट नहीं है और लड़कियां उसे दूसरी नज़र से नहीं देखती हैं। लेकिन वेई शेंग को इसकी परवाह नहीं है। वह हर दिन बड़ा धूप का चश्मा पहनती है, कभी कभी चोटीदार टोपी के साथ। वह जो चाहे कर सकती है और अन्य सहपाठियों के साथ उसका संपर्क कम होता है। इसके बजाय तीसरी कक्षा में झाओ लेई और अन्य कक्षाओं में ली क्यूई और ली लिन पहल करते हैं। उसके पास आओ। उनके अलावा डू शान, जो उस दिन कुई जियान के बगल में था, पिछले 2 दिनों में जब भी उसे देखता था उसे नमस्कार करता था। इससे वेई शेंग को थोड़ा अजीब लगा। आपको पता होना चाहिए कि उस दिन कुई जियान को गले लगाने के बाद उसका चेहरा बहुत बदसूरत था। उस रात स्कूल के बाद गले मिलने के बाद वेई शेंग द्वारा कुई जियान का पीछा करने की अफवाहें भी जंगल में आग की तरह फैल गईं। दरअसल पिछले 2 दिनों में वेई शेंग शायद ही कभी कुई जियान के पास गया हो। कभी कभी मैंने उसे दूर से ही जल्दबाजी में भागते हुए देखा। जब वह व्यस्त होता तो मैं उसे अनदेखा कर देता। जहां तक स्कूल में कुई जियान के साथ हुई पिछली मुलाकात का सवाल है, लियू जियानरेन को उसे शामिल करने में कोई शर्म नहीं थी। उसे स्वाभाविक रूप से याद आया कि वह अगले सप्ताह स्कूल बदलने जा रहा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह भी स्कूल बदलने जा रही थी। उसने ली क्वी के अलावा इस मामले के बारे में किसी को नहीं बताया, यानी ली क्वी के अलावा स्कूल में किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था, जिसमें कुई जियान भी शामिल था। वेई शेंग अब खुशी के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता है जब भी वह कुई जियान को खुद को चाओनान नंबर 1 मिडिल स्कूल में देखने के बारे में सोचता है। हालांकि कुई जियान वेई शेंग से छिप रहा है, लेकिन कुई जियान का चचेरा भाई काओ फैन वेई शेंग के साथ रहकर खुश है। पिछले 2 दिनों में वेई शेंग और ली देजी को कोर्ट पर खेलते हुए देखने के बाद से वह बारिश हो या धूप अभ्यास करने के लिए आ जाएगा। ऐसा लगता है कि वेई शेंग के साथ खेलना मज़ेदार है। ये भी उल्लेखनीय है कि वेई शेंग को लगता है कि उनके हालिया होमवर्क में बहुत सुधार हुआ है और वह अपनी कड़ी मेहनत और ली देजी की मदद के बिना नहीं कर सकते। शुक्रवार को सुबह के 10 बजे से अधिक का समय हो चुका था। लियू जियानरेन स्कूल में आए और वेई शेंग को सामग्रियों का एक मोटा ढेर दिया, जिसमें हुताई काउंटी के कई बड़े पैमाने पर अपशिष्ट संग्रह स्टेशनों से बड़े प्लास्टिक की शिपिंग कीमतों के साथ साथ टूटे हुए और माध्यमिक कारखानों में भेजे जाने वाले सामानों की कीमतों को विस्तार से दर्ज किया गया था। वेई शेंग इसे देखकर संतुष्ट होकर मुस्कुराए। उसे हुताई काउंटी में लियू जियानरेन के संपर्कों और एक चीज़ की सफलता दर के बारे में कोई संदेह नहीं था जिसे वह जानना चाहती थी। स्वाभाविक रूप से उनके संबंध उनके पिता की स्वयं की खोज और समझ से कहीं अधिक कुशल हैं। पिछले 2 दिनों में मेरे पैसे का क्या हाल रहा? वेई शेंग ने जानकारी को एक तरफ रखते हुए पूछा। मुझे मत बताओ, तुमने अपनी सूची में जो खरीदा है वह सब हो चुका है। जैसा कि तुमने कहा, मैंने पहले दिन XX जल संरक्षण के लिए सारे पैसे खरीदे और दूसरे दिन के उद्घाटन पर XX जल संरक्षण बेचकर 7,000 युआन से अधिक कमाए। तुमने जो कहा उसके अनुसार दोपहर 1 बजे गोदाम XX जल संरक्षण से भरा था। अरे, रात के अंत तक बाजार में 2,000 युआन से अधिक की वृद्धि हुई। आज मैंने बस मुझे ये बताओ कि तुमने पिछले 2 दिनों में कितना पैसा कमाया है। वेई शेंग ने एक बड़ा सिर और 2 सुना और उसे बाधित करने के लिए अपना हाथ हिलाया। अरे, मैंने 2 दिनों में 9,000 युआन से ज्यादा कमाए। लियू जियानन ने हिप्पी मुस्कान के साथ कहा, आज सुबह मेरे हाथ खुजला रहे हैं और मैंने तुम्हारे साथ XX जोबा में 20,000 युआन कमाए हैं। मुझे कुछ बताओ, ईमानदारी से बताऊं, तुमने ये खबर कहाँ सुनी? वेई शेंग ने उसकी ओर देखा जब उसने ये शब्द सुने, अगर तुम्हें नहीं पूछना चाहिए तो मत पूछो। ... लियू जियानरेन के लिए वेई शेंग एक अजीब अस्तित्व है। वह युवा है और उसका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। वह खुद से चिल्लाती है जैसे कि वह अपने पोते का अभिवादन कर रही हो और उसे बेटे की तरह व्यवहार करने के लिए कहती है। लियू जियानरेन की दुनिया में ये पहली मुलाकात है। क्योंकि वह हुताई काउंटी में पैदा हुआ था, लियू जियानन के पास अभी भी इस क्षेत्र में कुछ प्रतिष्ठा है, चाहे वह अपने दादा के लिए हो जो एक तारांकन है, या अपने पिता के लिए जो टाइगर ब्रांड के डिब्बाबंद भोजन के लिए प्रसिद्ध है, जो 3 बिंदुओं पर विनम्र होगा जब मैं खुद को देखता हूँ। नगर निगम पार्टी समिति परिसर से लेकर स्थानीय मालिकों की सभा तक लियू जियानरेन बस इसमें खेल रहे थे। बड़े शहर में भी उनकी पृष्ठभूमि 3 पीढ़ी के अमीर और दूसरी पीढ़ी के अधिकारी की मानी जाती है और उनकी जड़ें भी बिल्कुल सही हैं। यदि अच्छी रेसिंग न होती तो आप वेई शेंग से कहाँ मिलते? अतीत में जिन लोगों से उसने संपर्क किया था, जिन्होंने उससे कुछ करने के लिए कहा था, उन्होंने उससे कुछ करने के लिए नहीं कहा, और जो भी उससे मिला वह बहुत विनम्र था। ये छोटी लड़की अच्छी तरह से देख रही थी, जैसे कि उसने खुद को बाहरी व्यक्ति के रूप में इस्तेमाल नहीं किया था। अरे, वह अभी भी उसे खाता है। इससे लियू जियानरेन को कभी कभी आश्चर्य होता है कि क्या वह वास्तव में सस्ता है। इसके विपरीत, जब वह उन लोगों का सामना करता है जो उसके लिए विनम्र और लाभदायक हैं, तो वह वास्तव में उस सेट को नहीं लेता है और दूसरों को गंभीरता से नहीं लेता है। इसके अलावा वेई शेंग की विचित्रता इस तथ्य में निहित है कि वह इतनी कम उम्र में बच्ची नहीं है।
वह रेसिंग कर रही है, स्टॉक में शामिल है और प्लास्टिक बाजार को समझ रही है। वह क्या करना चाहती है? इस समय वेई शेंग को स्कूल में कदम रखते देख लियू जियानरेन टोयोटा कार पर झुक गया और उसकी ठुड्डी को छुआ, सिगरेट के चूतड़ को निचोड़ा। उसने हे किया और चिल्लाया, मुझे आज कुछ करना है। मैं आज रात ड्राइविंग का अभ्यास नहीं करूंगा। गाड़ी चलाओ। क्योंकि हुताई काउंटी मिडिल स्कूल में शुक्रवार को केवल आधे दिन की कक्षाएं होती हैं, अर्थात जब स्कूल दोपहर को समाप्त होता है तो ये सोमवार को स्कूल शुरू होने तक छुट्टी के बराबर होता है। अतः शुक्रवार का दिन सभी विद्यार्थियों के लिए सुखद है। जैसे ही वेई शेंग कक्षा में दाखिल हुआ, दरवाजे पर एक दुबली पतली आकृति दिखाई दी। वह दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई और चिल्लाई, क्या वेई शेंग वहां है? डूशान। वेई शेंग थोड़ा भ्रमित था। इस अंतिम पाठ में डूशान ने अपने साथ क्या किया? वेई शेंग, क्या आज स्कूल के बाद तुम्हारे पास समय है? डूशान का चेहरा अभी भी सुंदर और प्यारा लग रहा था। क्योंकि कुई जियान को सफाई की थोड़ी आदत है और वह हमेशा साफ सुथरा रहना पसंद करता है, इसलिए डूशान का साफ और तरोताजा रूप कुई जियान के दोस्ती के मानकों के बिल्कुल अनुकूल है। वेई शेंग के चेहरे पर संदेह देखकर डूशान ने जल्दी से मुस्कुराते हुए समझाया, बस इतना ही। कुई जियान अगले सोमवार को दक्षिण में स्थानांतरित हो जाएगा, इसलिए हम दोपहर में एक अभ्यास भोज करने जा रहे हैं। ये पार्टी का हिस्सा है। मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं और कुई जियान भी एक दोस्त है, क्या तुम भी इस मस्ती में शामिल होना चाहते हो? वेई शेंग ने अपने दिल में चुपके से सिर हिलाया, जैसा कि हर किसी से उम्मीद की जाती है जो उसके साथ ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है जिसे बहुत कम स्नेह है और जो उसका इंतजार नहीं कर रहा है। पिछले 2 दिनों में उसने झाओ लेई से डूशान की पृष्ठभूमि के बारे में जाना था। उसने वास्तव में इसे नहीं सुना था और जब उसने इसे सुना तो वह चौंक गई। लड़की के पिता काउंटी औद्योगिक और वाणिज्यिक ब्यूरो के उपनिदेशक हैं और उसकी मां कराधान विभाग की कार्यालय निदेशक हैं। आपको पता होना चाहिए कि हुताई काउंटी में नेतृत्व करने वाली टीम कुख्यात रूप से अश्वेत है। अगर उसके पिता हुताई काउंटी में कोई कारखाना लगाना चाहते हैं तो उन्हें व्यापार और उद्योग ब्यूरो से गुजरना होगा। अगर वह उपहार और दावत नहीं देते हैं तो वे इसे नीचे नहीं ले जा पाएंगे। औपचारिक प्रक्रियाओं में फंसना पड़ता है। सौभाग्य से मेरे पिता चावनान शहर में एक कारखाना स्थापित करने जा रहे हैं। हालांकि चावनान शहर का वर्तमान नेतृत्व हुताई काउंटी से बेहतर नहीं है। 1998 में इस छोटे से स्थानीय शहर में इतनी पूरी व्यवस्था और पारदर्शिता नहीं थी। अगर आपको नुकसान होता तो शिकायत करने के लिए कोई जगह नहीं थी। इंटरनेट का कोई प्रसार नहीं था और मुख्य भूमि मीडिया और अखबार ही सरकार के मुखपत्र थे। पैसे के बिना काम करना मुश्किल है और बिना किसी के काम करना और भी मुश्किल है। उसके अहंकार का अहंकार बाद की पीढ़ियों की तुलना में बहुत अधिक संयमित है और यह आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय है। एक छोटे से चौथे मिडिल स्कूल में भी वेई जीफांग 10 साल से ज्यादा शिक्षक तभी रह सकता है जब वह उपहार देने और घोड़ों को पीटने के लिए न आए। उससे छोटी एक पीढ़ी ने कार्यालय निदेशक का पद संभाला है। समाज में और क्या है? बेशक वेई शेंग का मानना है कि यह प्रिंसिपल वांग जेंग की लिखावट नहीं है। उन्हें पिछले 2 सालों में चौथे हाई स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया था। मूल रूप से उसने आज अभ्यास के लिए कुई जियान को खाने पर आमंत्रित करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि इस बच्चे को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। अब जबकि उनकी कक्षा में पार्टी हो चुकी है तो ये बिल्कुल सही है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप हमारी कक्षा में नहीं हैं। चूंकि आप समूह के सदस्य हैं, इसलिए जो कोई भी आना चाहता है वह आ सकता है। फिलहाल ये प्रति व्यक्ति 50 युआन पर सेट है, क्योंकि होटल टाइगर टेरेस होटल में सेट है और अंत में अधिक रिफंड और कम पूरक हैं। डूशान मुस्कुराया। पहली नज़र में जब उसने वेई शेंग को देखा तो उसने निष्कर्ष निकाला कि वेई शेंग का परिवार अच्छी स्थिति में है, क्योंकि इस लड़की में एक अलग ऊर्जा थी। डूशान की पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है और उसके पास हर तरह के दोस्तों की कमी नहीं है। वह जानती है कि किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि और परिस्थितियों को उसके पहनावे और व्यवहार से कैसे देखा जा सकता है। यद्यपि वेई शेंग के विभिन्न व्यवहार कभी कभी असामान्य लग सकते हैं, फिर भी वे बिल्कुल दिलचस्प हैं। ऐसा लगता है कि उसे अपने शब्दों और कार्यों में पर्याप्त आत्मविश्वास है। जाहिर है कि वह दूसरों की नज़रों की ज़्यादा परवाह नहीं करती है, लेकिन कभी कभी वह एक सुरुचिपूर्ण और शांत स्वभाव प्रदर्शित करती है। ये पिछले 2 दिनों में डूशान के अवलोकन का परिणाम है। अब सवाल यह है कि उसे वेई शेंग का अनुसरण क्यों करना चाहिए। जाहिर है ये सब चोई ह्यून के प्रति प्रेम के कारण नहीं है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस दिन वेई शेंग ने गले लगाया था, उस दिन जब वेई शेंग और कुई जियान स्कूल के गेट से बाहर निकले तो उन्होंने पहचान लिया कि वेई शेंग को लेने आया व्यक्ति काउंटी पार्टी कमेटी के सचिव लियू का पोता था। मैंने इसे काउंटी में आयोजित एक धन्यवाद भोज में देखा और सचिव लियू ने अपने पोते को अपने सहयोगियों से गंभीरता से मिलवाया। अपने पिता के लौटने के बाद उन्होंने लंबे समय तक घटना का विश्लेषण किया और निर्धारित किया कि सचिव लियू अपने पोते के लिए रास्ता तैयार कर रहे थे। हो सकता है कि लियू जियानरेन भविष्य में हुताई काउंटी में टीम में जड़ें जमा लें।
इसलिए डू शान ने निष्कर्ष निकाला कि वेई शेंग, जो लियू जियानरेन जैसे दोस्त बना सकता है, असाधारण है। आपको पता होना चाहिए कि वह लियू जियानन के घमंड के घेरे से बहुत परिचित है और उसने बचपन से ही लोगों को जानने के महत्व को सीखा है और अनजाने में संपर्क बनाने की गंभीरता को भी जानती है, क्योंकि वह ऐसे ही घेरे में पैदा हुई थी। वह वेई शेंग के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गई और उसे जानना चाहती थी। भले ही आप चोई ह्यून की वजह से वास्तव में प्रतिद्वंद्वी बनना चाहते हों, आपको अपने प्रतिद्वंद्वी को जानना होगा, है ना? ये वेई शेंग स्वाभाविक रूप से अस्पष्ट हैं। इसलिए डू शान के दयालु निमंत्रण पर वेई शेंग ने तुरंत सहमति दे दी। और दोपहर 1 बजे मिलते हैं रेस्तरां में, डू शान ने ये कहते हुए मुड़कर चला गया। स्कूल दोपहर 11:40 पर समाप्त हो जाता है और तीसरी कक्षा के छात्र पहले ही जा चुके होते हैं, इसलिए वेई शेंग झपकी लेने के लिए घर चला गया। घर से होटल तक की दूरी का अनुमान लगाया। वेई शेंग 12:40 पर घर से निकले और 55 पर होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। जब उसने होटल के प्रवेश द्वार पर अपनी सेकंड हैंड साइकिल लॉक की तो उसने देखा कि कई छात्र, जो घर पर ही अपनी वेशभूषा बदल चुके थे, कार से बाहर निकल रहे थे। कुछ छात्र समूहों में बातें करते हंसते हंसते यहाँ तक पैदल आए, जबकि अन्य को परिवार की कार से लाया गया। कुई जियान और डू शान को कार द्वारा यहाँ लाया गया। जिस व्यक्ति ने उन्हें वहां पहुंचाया वह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, वह चोई ह्यून की मां कुई योंगजेन थी। कुई योंगजेन ने आज एक सफ़ेद नितंब सूट पहना हुआ है। ऊपरी शरीर पर छोटा सूट विशेष रूप से सुंदर है। गर्दन बाहर की ओर मुड़ा हुआ है। कफ जानबूझकर मुड़े हुए हैं। बाल अभी भी उसके सिर के पीछे बंधे हुए हैं और हेयर नेट से ढके हुए हैं। ये तारांकन 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 और सटीक दिखता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि वह सजने संवरने में बहुत अच्छी है, विशेषकर आज के 90 के दशक में। और ऐसा लग रहा था कि डू शान घर जाकर अपने कपड़े बदल चुकी है। उसने काले मोजे के साथ स्कॉटिश स्कर्ट, कैनवास के जूते, एक शुद्ध सफ़ेद गर्दन वाला स्वेटर और बाहर एक पतला भूरा कोट पहना हुआ था। असाधारण रूप से विदेशी। कंधे तक लंबे छोटे बाल और भी अधिक ताज़ा और स्वच्छ लगते हैं। डू शान की तुलना में वेई शेंग, जिसने अभी अभी होटल के सामने अपनी सेकंड हैंड साइकिल लॉक की थी, ने जीन्स और नीली और सफ़ेद चेक वाली शर्ट पहनी थी। उसके धूप के चश्मे उसकी छाती पर लटके हुए थे और उसके पैरों को अनगिनत बार सफ़ेद किनारों से धोया गया था। पायरेटेड डबल स्टार स्नीकर्स थोड़े कम पड़े हुए लगते हैं। कुई योंगजेन की मां की कार वेई शेंग के सामने थोड़ी दूर पर रुकी और फिर कुई योंगजेन, डू शान और कुई जियान के साथ कार से बाहर निकली। डू शान का इलाज करते हुए उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। चाची आपको यहाँ भेजेंगी, यह मज़ेदार है। धन्यवाद आंटी, डू शान ने विनम्रता से मुस्कुराया। कुई योंगजेन ने गुस्से से अपना सिर हिलाया। धन्यवाद, मैं आपको रास्ते में ले जाऊंगा। आंटी ने कुई जियान के अभ्यास के लिए इस सभा का आयोजन करने के लिए भी आपको धन्यवाद दिया। मैं पिछले 2 वर्षों से स्कूल में कुई जियान की देखभाल करने के लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। जिया काउंटी के 3 अच्छे छात्र आपकी मदद के बिना नहीं रह सकते। डू शान ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, चाची ऐसा मत कहो। अगर कुई जियान नहीं होता तो मैं इतना अच्छा परिणाम नहीं पा सकता था। अन्यथा अधिक से अधिक हम एक दूसरे को ड्राइव करते। इससे कुई योंगजेन के चेहरे पर फूल जैसी मुस्कान आ गई। इस समय कुई योंगजेन ने स्पष्ट रूप से देखा कि कोई उन्हें घूर रहा था और उसने इस नज़र से वेई शेंग को पहचान लिया। उसने भौहें सिकोड़ी, अपना सिर घुमाया और डू शान से कहा, मुझे उम्मीद है कि कुई जियान तुम अच्छे लड़कों के साथ अधिक समय बिताएगा और ऐसे दोस्त नहीं बनाएगा जो असंगत हैं। डू शान और कुई जियान ने कुई योंगजेन की नज़रों का पीछा किया और वेई शेंग को देखा, जो पास खड़ा था। कुई जियान ने स्पष्ट रूप से डू शान को ये कहते हुए सुना था कि उसने वेई शेंग को आमंत्रित किया था, इसलिए इस समय उसकी अभिव्यक्ति में थोड़ी सी भी आश्चर्य की बात नहीं थी। हमेशा की तरह कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। डू शान जल्दी से मुस्कुराया और कहा, अच्छा चाची, क्या हम अंदर चलें? ठीक है शान शान, अपनी आंटी के लिए अपने पिता को नमस्ते कहो। आंटी को इन 2 दिनों के लिए उनसे कुछ मदद मांगनी है। कुई योंगजेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बोलने के बाद उसने फिर से वेई शेंग की ओर देखा, फिर मुंह सिकोड़ा और गाड़ी चलाकर चला गया। डू शान मुस्कुराए और वेई शेंग का अभिवादन करने के लिए वेई शेंग के करीब चली गई। मैं इतनी जल्दी यहाँ आ गई, तुम दरवाजे पर क्यों नहीं खड़े हो सकते? फिर उसने वेई शेंग को होटल में आमंत्रित किया। डू शान की राय में वेई शेंग एक मज़ेदार मजाक की तरह है। उसने कुई जियान के दूसरे स्कूल में स्थानांतरित होने से पहले ही अपने प्यार को बेधड़क तरीके से स्वीकार करने की योजना बना ली थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वेई शेंग उससे एक कदम आगे निकल जाएगा, लेकिन वह सफल रही। इससे उसे थोड़ा सौभाग्यशाली महसूस हुआ। कुई जियान के लिए ऐसा लगता है कि मेंढकों को गर्म पानी में उबाला जाना चाहिए। हालांकि उसे वेई शेंग में कुछ दिलचस्पी थी, क्योंकि उसने सचिव लियू के पोते को उसकी प्रशंसा करते देखा था, इसलिए उसे लगा कि इस देहाती लड़की का कुछ अज्ञात वजन या पारिवारिक पृष्ठभूमि है। उन्होंने लॉबी में स्थान निर्धारित किया।
चून की कक्षा में बहुत अधिक छात्र हैं, इसलिए बक्से बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। कुछ बक्सों को अलग करना परेशानी भरा होगा। इसके अलावा बॉक्स की कीमत लॉबी की तुलना में 10% अधिक होगी। ये स्पष्ट रूप से एक अच्छा सौदा नहीं है। हॉल में पार्टी बहुत चहल पहल वाली है और पर्याप्त बॉक्स नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि ज़्यादातर बॉक्स किसने बुक किए हैं। डूशान ने यह बात बताई। इस समय हॉल में पहले से ही बहुत सारे छात्र थे। शोरगुल हो रहा था क्योंकि दोपहर का समय था, लेकिन नए साल और त्योहार के दौरान कोई छुट्टियां नहीं थीं, इसलिए कोई अन्य मेहमान नहीं थे। छात्रों ने वेटरों से गोल मेजों को पास पास रखने को कहा। लड़कों ने कुछ पेय पदार्थ मंगवाए और लड़कियां घर के बारे में बातचीत करने के लिए एकत्र हो गईं। वेई शेंग की मुलाकात छात्रों के बीच एक परिचित व्यक्ति झाओ लेई से हुई। डूशान कुछ अच्छे दोस्तों से परिचय कराने के लिए वेई शेंग को पकड़ रही थी। वे दोस्त हैं क्योंकि उनमें से कुछ चौथी मिडिल स्कूल से नहीं हैं, लेकिन अच्छी गर्लफ्रेंड है जो डूशान के एक परिसर में पली बड़ी हैं। हर बार जब वह किसी का परिचय कराता तो डूशान मुस्कुराता और कहता, ये काउंटी सरकार कार्यालय के महासचिव ली की बेटी है। उसके पिता नागरिक मामलों ब्यूरो के निदेशक झाओ हैं। उसके पिता सन ऑफ चाइना मर्चेंट्स के निदेशक हैं। उसके पिता स्थानीय कर ब्यूरो में हैं। ये कल्पना की जा सकती है कि डूशान का परिवार श्रमिकों और कार्यकर्ताओं के परिसर में रहता है और जो लोग एक स्थान पर रह सकते हैं और एक साथ खेल सकते हैं, वे भी उनके वर्ग के बच्चे हैं। वेई शेंग को अचानक समझ में आ गया कि डूशान का उसके प्रति ऐसा रवैया क्यों था। उसे लगा कि वह उनके साथ एक घेरे में है। डूशान ने अपने दोस्तों का परिचय देने के बाद उनका परिचय कराया। ये वेई शेंग है, हमारे स्कूल में दूसरे वर्ष का छात्र। वैसे वेई शेंग, क्या तुमने नहीं पूछा कि तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? इस तरह चिबू चिगोंगुओ का वर्ग विभाजन और ज़बरदस्त पृष्ठभूमि जांच। यह उन बच्चों के समूह के लिए सामान्य बात लगती है जो बचपन से ही इस घेरे में रहते आए हैं। वे चाहे कहीं भी जाएं, उनके माता पिता का परिचय हमेशा एक जैसा ही होता है। ये परिवहन ब्यूरो XXX का बच्चा है। ये वानिकी ब्यूरो XXX का बच्चा है। ये कंस्ट्रक्शन ब्यूरो XXX का बच्चा है। ये ऑडिट ब्यूरो XXX का बच्चा है। यह इंस्पेक्टरेट XXX का बच्चा है। इस तरह वे लंबे समय से प्रकृति के आदी हो गए हैं, अपने माता पिता और माताओं के व्यवहार की नकल करते हैं और उनके कार्यों को मानदंड के रूप में लेते हैं। ये प्रत्येक वर्ग की आदतों और नियमों में अंतर है। वेई शेंग किसी ब्यूरो प्रमुख की संतान नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इसकी आदत नहीं है। लेकिन इसे अनुकूलित करना कठिन नहीं है। उसने देखा कि सभी लोग उसकी ओर देख रहे हैं, जिसमें कुई जियान भी शामिल है, जो कुछ ही दूरी पर उनकी बातचीत सुन रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए और शांत स्वर में कहा, मेरे पिता चौथे मिडिल स्कूल में शिक्षक हुआ करते थे और अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है। मेरी माँ अपने बाल संवारती हैं। जीवंत हॉल में बैठा छोटा सा समूह अचानक शांत हो गया। लड़कियां मुस्कुराहट के साथ वेई शेंग को देख रही थीं और उसके जवाब का इंतजार कर रही थीं, क्योंकि डूशान ने बस बहुत औपचारिक परिचय दिया था। जाहिर है कि इस लड़की की परिवार में बहुत पृष्ठभूमि है। लेकिन वेई शेंग के शब्दों के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थोड़ी अप्रस्तुत थी। लड़कियों में से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी माँ हेयर ड्रेसर चलाती है। ये बहुत अच्छी बात है। मेरे बाल काटने के बाद मेरे परिचित बन जाएंगे। हाँ, मैंने हाल ही में अपने बालों को हिलाने की हिम्मत नहीं की है और मुझे हमेशा लगता है कि मैं इसे ठीक से नहीं काट सकती। वेई शेंग ने उन्हें फूल की तरह मुस्कुराते और उत्साह से बातें करते हुए देखा और बेपरवाही से ठंडा पानी डाला। नहीं, मेरी माँ एक नाई की दुकान में काम करती है। जियाओ वांग हेयर ड्रेसिंग जू के परिवार के कांटे पर। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डूशान के चेहरे पर अभिव्यक्ति जटिल हो गई। लेकिन मैंने उस दिन देखा था। मैंने तुम्हें सचिव लियू के बेटे के साथ देखा। डूशान ने ये वाक्य पूरा नहीं किया क्योंकि उसे अचानक लगा कि आगे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने वेई शेंग के वजन का गलत अनुमान लगाया, लेकिन उसे लगा कि वेई शेंग के प्रदर्शन ने उसे धोखा दिया है। वह एक धनी परिवार और आत्मविश्वास से भरी महिला की तरह व्यवहार करती थी। भले ही उसने उसे अपने कुछ सबसे अच्छे दोस्तों की पहचान बताते सुना हो, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। यह अभिनय नहीं है क्या? उसका मानना था कि वेई शेंग हमेशा उसके सामने एक बड़ी पूंछ वाले भेड़िए का नाटक करता था। डूशान ने स्कर्ट पर सिलवटों को ठीक करने के लिए अपना सिर झुकाया, ऊपर देखा और मुस्कुराया और कहा, सब लोग बैठो, समय खत्म होने के कारण मुझे भूख लगी है। फिर उसने गर्मजोशी से वेई शेंग को अपनी मेज पर बैठने के लिए कहा। यह उत्साह स्पष्ट रूप से पिछली मित्रता से बेहतर है। यह स्पष्ट है कि किसी भी गार्ड की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि एक जूनियर हाई स्कूल की बहन की बेटी या उद्योग और वाणिज्य ब्यूरो के उपनिदेशक भी आम कामकाजी लोगों के बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, एक तरह का विचारशील और स्नेही। ये पुष्टि करने के बाद कि कुई जियान फिर से बैठ गया है, वेई शेंग उसके बगल में बैठ गया। क्योंकि पूरी मेज पर केवल कुई जियान ही थी जो उसे कुछ लार खर्च करने के लिए तैयार कर सकती थी।
वास्तव में आत्मरक्षा शेंग ने अपने परिवार की रिपोर्ट की और डूशान के अच्छे दोस्तों ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। जाहिर है वे खुद पर अधिक खर्च करने को तैयार नहीं थे। और क्योंकि डूशान आयोजक थी और वह कुई जियान की कक्षा की मॉनिटर भी थी, इसलिए उसे पूरे समय बात करने के लिए मजबूर किया गया। इस समय कुई जियान ने वेई शेंग को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। झांग जून के चेहरे पर स्पष्ट काले और सफ़ेद आंखों की एक जोड़ी थी और फिर उसने आगे बढ़कर पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? मुझे डूशान ने आमंत्रित किया था। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? वेई शेंग ने चॉपस्टिक्स ली और बेपरवाही से दावत उड़ाए। कुई जियान ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, मेरा मतलब है कि उसने तुम्हें आमंत्रित किया था, तुम क्यों सहमत हुए? इस तरह का अवसर स्पष्ट रूप से वेई शेंग के लिए उपयुक्त नहीं है। कक्षा के किनारे की सभी मेज़ें तीसरी कक्षा की हैं और वेई शेंग उसे नहीं जानता। और इस मेज़ पर बैठे लोग अच्छी पृष्ठभूमि वाले कुछ सहपाठियों में से हैं, साथ ही अच्छी पृष्ठभूमि वाले इन सहपाठियों के दोस्त भी हैं। इस समय वे लोग एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं या डींग मार रहे हैं, केवल वेई शेंग उनके साथ असंगत है। वेई शेंग ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराया, क्या यह आपके अभ्यास के लिए नहीं है? कुई जियान ने तुरंत अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि वह बेशर्म लड़की को समझ नहीं सका। वह स्थानांतरित होने वाला है और वह हुताई काउंटी में रह रही है। वह चाओनान शहर के सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 मिडिल स्कूल में प्रवेश करना चाहता है, जो सम्राट और गौरव के लिए सभा स्थल है, और वह हुताई काउंटी में हाई स्कूल की पढ़ाई जारी रख सकती है, भले ही हाई स्कूल चाओनान में प्रवेश करने पर भी यह नंबर 1 मिडिल स्कूल नहीं होगा। उनका भावी जीवन कभी भी एक दूसरे से मेल नहीं खाएगा। यह उनकी अंतिम बैठक होगी। ये सोचकर कुई जियान ने राहत की सांस ली, क्योंकि वह कल्पना नहीं कर सकता था कि वह हुताई काउंटी में कैसे रहना जारी रखेगा ताकि ऐसी लड़की का सामना कर सके जो बिना किसी कारण के उसके प्रति इतनी भावुक और दयालु थी कि वह असहज महसूस करता था। क्या तुम सोच रहे हो कि तुम जल्द ही दूर चले जाओगे, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? वेई शेंग के शब्द अचानक उसके कानों में गूंज उठे। कुई जियान ने तुरंत उसकी ओर देखा, लेकिन देखा कि वह अभी भी खा रही थी। मैं जानता हूं तुम क्या सोचते हो। वेई शेंग ने अचानक अपना चेहरा उठाया, अपना सिर उठाया और उसकी ओर मुस्कुराया। कुई जियान बिना किसी कारण के अचंभित और घबरा गया। वे दोनों अप्रत्याशित रूप से डूशान की आंखों में मिले। उसने अपने बगल में बैठे सहपाठी को देखकर मुस्कुराई जो उससे बात कर रहा था, और अचानक वेई शेंग को देखकर मुस्कुराई। वेई शेंग, तुम और कुई जियान दोनों तुम्हारे पीछे हैं। हम किस बारे में बात कर रहे हैं? उसके बगल में बैठे सिविल अफेयर्स ब्यूरो के निदेशक झाओ की बेटी झाओ टोन को हमेशा से पता था कि डूशान को कुई जियान पसंद है। मैंने ये भी सुना कि डूशान आज वेई शेंग के बारे में बात करने जा रहा है। मैंने डूशान से ये भी जाना कि वेई शेंग ने कुई जियान के साथ क्या किया है। इस समय झाओ टोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा डूशान शान, आज तुमने जो किया वह थोड़ा ज्यादा है। वेई शेंग किस पारिवारिक पृष्ठभूमि से है? तुम्हारी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? इसके अलावा वे स्कूल की लड़कियां हैं और तुम लोगों को अपना पीछा करने देती हो। क्या 50 युआन बहुत ज्यादा नहीं है? डूशान ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं वास्तव में इसके लिए दोषी हूँ। मैंने पहले इसके बारे में इतना नहीं सोचा था, ये सोचकर कि वेई शेंग का परिवार अच्छी स्थिति में है और उसे भुगतान करने दिया। निर्माण ब्यूरो के निदेशक जोऊ की बेटी जोऊ लेले ने खुशी से कहा, वेई शेंग यहाँ दिल से आई थी और यह मेज उसके 50 युआन के लिए बुरी नहीं है। मुझे इसके लिए आपकी आलोचना करनी होगी। इन लोगों ने मजाक में डूशान की आलोचना की, लेकिन उन्होंने अपनी निकटता भी दिखाई, गुप्त रूप से वेई शेंग पर व्यंग्य किया, अंतर और व्यंग्यात्मक कटाक्ष को प्रकट करने के लिए अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को मेज पर रखा। डेस्कटॉप पर बैठे अन्य सहपाठी अचानक चुपके से हंसने लगे और खूब चुटकुले सुनाने लगे। वेई शेंग ने स्वाभाविक रूप से उनकी ओर देखा, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? डूशान ने माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे माफ करें वेई शेंग, मैंने पहले इस बारे में ठीक से नहीं सोचा था। मैं नहीं चाहता कि आप 50 युआन के पैसे का भुगतान करें। सभी की कोई टिप्पणी नहीं है। सभी के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाना कोई गौरवपूर्ण बात नहीं है। क्या सभी लोग बाहर नहीं गए हैं? वेई शेंग ने चारों ओर देखते हुए पूछा। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि डूशान बोलना समाप्त करता, वेई शेंग ने हल्की मुस्कान के साथ डूशान की ओर देखा और पूछा, चूंकि सभी लोग बाहर हैं तो मैं क्यों न जाऊं? उसने फिर सिर हिलाया और कहा, बेशक, अगर आपको लगता है कि मैं अपनी गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण पैसे नहीं दे सकती और आप मेरे साथ सहानुभूति रखते हैं, तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगी। वेई शेंग के शब्दों से पूरी मेज शांत हो गई। डूशान भी थोड़ा शर्मिंदा था और उसके लिए उस व्यक्ति द्वारा इतनी बेरहमी से तोड़ा जाना शर्मनाक था। और हालांकि उसने उसके प्यार को स्वीकार कर लिया और $50 न देने का वादा किया, लेकिन उसका इरादा उनकी सराहना करने का बिल्कुल भी नहीं था। इसके विपरीत वह उनके घमंड का मजाक उड़ा रही थी। मैं उसे उसके साथी से बाहर निकालने में मदद करूंगा। कुई जियान, जो वेई शेंग के बगल में बैठा था, ने अचानक कहा।
वह ऐसा दृश्य नहीं दिखाना चाहता था जिसमें एक नायक संयुक्त राज्य अमेरिका को बचाता है। कम से कम वेई शेंग सुंदरता के बारे में बात नहीं कर सकता। शायद ये थोड़ा ज्यादा लगा, शायद सहानुभूति अचानक पैदा हुई। वैसे भी उसने ऐसा कहा। वेई शेंग, ये दूसरे वर्ष का वेई शेंग है जिसने खेल के मैदान पर कुई जियान को चूमा था। अगली मेज पर बैठे किसी व्यक्ति ने उसे यहाँ बात करते हुए सुना और अचानक बीच में टोक दिया। अचानक किसी ने हंसते हुए कहा, ये वह है, ठीक है कुई जियान। दूसरे वर्ष की युवा कली तुम्हारे पीछे भागती है। मैंने सुना है कि तुम गले लगकर देखोगे। ये सही नहीं है। मुझे कैसे पता चला कि वेई शेंग ने कुई जियान को गले लगाने की पहल की? उस व्यक्ति ने हमें बताया कि मामला क्या था। झाओ टोंग ने अचानक व्यंग्य किया, मैंने ये क्यों सुना कि कुई जियान उसे पहले से जानता भी नहीं था। आपने अभी यह कहाँ कहा? वैसे दूसरी कक्षा की इस प्राथमिक विद्यालय की लड़की को खराब पारिवारिक परिस्थितियों के कारण पैसे का योगदान करने की अनुमति नहीं है। राय। वेई शेंग दृश्य के माहौल को देखकर दंग रह गए और भालू के बच्चों के इस समूह को दूसरों को धमकाने के लिए अतिरंजित किया गया था। ये सच है कि दुनिया इतनी बड़ी है कि लोगों के 100 अलग अलग व्यक्तित्व हैं। इस समय झाओ लेई, जो अगले दरवाजे पर मेज पर बैठा था, अचानक खड़ा हो गया। आपको क्या लगता है कि किसके पास पैसा नहीं है? क्या वेई शेंग के पास पैसा नहीं हो सकता है? कुत्ते को उसकी सभी आंखें खाने दे, है ना? ऐसा लग रहा था जैसे उसने 2 गिलास शराब पी ली हो। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी आवाज़ काफ़ी ऊंची थी। जूनियर हाई स्कूल के तीसरे साल में उसकी कुछ प्रतिष्ठा थी और वह समाज के सभी लोगों को जानता था। वह धूम्रपान करता था, शराब पीता था और सभी प्रकार की बुराइयों से लड़ता था। इस समय वह दूसरों पर चिल्लाता और चिल्लाता था। दरअसल झाओ लेई कुछ समय से वेई शेंग की मेज पर ध्यान दे रहा था। पहले वह कुछ लड़कियों की अदूरदर्शिता से थोड़ा तिरस्कारपूर्ण था। बाद में उसे लगा कि यह थोड़ा बहुत बदमाशी थी। मैंने पहले ही कहा था कि हुताई होटल हुताई काउंटी का सबसे पुराना और सबसे बड़ा होटल है। हालांकि यह सिर्फ एक मंजिल है, लेकिन इसमें कुछ बॉक्स हैं जिनके नाम बहुत ही सुंदर हैं, जैसे कि टिंगटाओ पवेलियन और वांग्यू पवेलियन। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आज हुताई काउंटी में अधिकांश बक्से अज्ञात धनस्वामियों द्वारा बुक कर लिए गए हैं। यह संयोग ही था कि लॉबी के ठीक सामने वांग्यू मंडप का दरवाज़ा इसी समय खुला। अंदर से एक नशे में धुत और थोड़ी नशे में आवाज़ आई, किसने कहा कि वेई शेंग गरीब है? वेई शेंग को ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं थी। लियू जियानरेन के अलावा और कौन यह आवाज़ सुन सकता था? लियू जियानरेन ने अपनी थोड़ी नशे में आंखें खोलीं और छात्रों के ढेर की ओर चला गया और एक नज़र में वेई शेंग को देखा। शाओ लियू, तुमने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है लियू शाओ। अरे चलो घर में टेबल लगाओ। कई युवा लोग भी निजी कमरे से बाहर भागे और लियू जियानरेन को जांघ पर थप्पड़ मारने के लिए दौड़ पड़े। लियू जियानरेन ने सभी को अंधाधुंध तरीके से दूर धकेल दिया और दूर से वेई शेंग को देखा। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी ओर इशारा किया और चिल्लाया, वेई शेंग, मेरे लिए खड़ी हो जाओ। सभी लोग अपने सामने खड़े नशे में धुत पागल आदमी को देखकर दंग रह गए। झाओ टोंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और महसूस किया कि वह आदमी परिचित लग रहा था, इसलिए उसने झोउ लेले को अपने पास फुसफुसाते हुए सुना, क्या ये लियू जियानरेन नहीं है? कौन? लियू जियानरेन कौन है? उसने संदेह से पूछा। डूशान ने उसे धीरे से नीचे से खींचा। चुप रहो, वह काउंटी पार्टी समिति के सचिव लियू का पोता है। झाओ टोंग का चेहरा अचानक स्पष्ट हो गया, ये वही निकला। वह वेई शेंग को कैसे जानता था? तुम मेरे लिए खड़े हो जाओ, वह फिर चिल्लाया, अपना शरीर झुकाते हुए। उसके 2 दोस्त तुरंत आगे बढ़े और उसे पकड़ लिया तथा अपने आसपास खड़े छात्रों से माफ़ी मांगते हुए कहा कि उसके दोस्तों ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है। वेई शेंग ने आंखें मूंद लीं। लियू जियानरेन को घूरते हुए धीरे से खड़ा हो गया। ये वास्तव में एक संकरी सड़क पर एक दुश्मन है। मैं तुम्हें हर जगह देख सकता हूँ। मैं तुम्हें बता दूंगा वेई शेंग। सभी हुताई काउंटी, नहीं, पूरी दुनिया मुझे एक दिन पोते की तरह बुलाएगी। मेरा नाम लियू जियानरेन है। मेरा पोता, मैं टाइगर ब्रांड कैनरी का मालिक हूँ। क्या आपने कभी डिब्बाबंद खाना खाया है? क्या आपने इसे खाया है? उन्होंने उपस्थित छात्रों की ओर इशारा करते हुए चौंकते हुए पूछा। जिन छात्रों से पूछा गया उन्होंने सिर हिला दिया। उन्हें अपने परिवार के बारे में रिपोर्ट करते देख वेई शेंग को अचानक एक घटना याद आ गई जिसमें मेरे पिता ने बाद की पीढ़ियों में ली गैंग का नाम रखा था। तुमने मेरा डिब्बाबंद खाना खा लिया। तुम मुझे पूरे दिन एक परामर्शदाता के रूप में इस्तेमाल करते हो। इस बिंदु पर वेई शेंग की भयंकर निगाहों के नीचे उसने फिर से वही हिप्पी मुस्कान दिखाई, अरे मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये सैड। जब सभी ने आगे और पीछे का अंतर सुना तो वे बेहोश हो गए। डूशान और अन्य लोगों ने वेई शेंग को जटिल और बदसूरत भावों से देखा। तुम भविष्य में मेरी बहू क्यों नहीं बन जाती? मैं हुताई काउंटी का राजकुमार हूँ। तुम पर कोई अन्याय मत करो। लियू जियानरेन मुस्कुराते हुए अपने साथी के कंधे पर लेट गया। वेई शेंग का दिल गुस्से से भर गया और यह कायब बैग हर जगह बस शर्मनाक था।
लियू जियानरेन, उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और अपनी आवाज़ धीमी कर ली। अगर तुमने बहुत ज़्यादा पी ली है तो वापस जाओ और जल्दी आराम करो। कोई आराम नहीं, कोई आराम नहीं। मैं बिल का भुगतान करता हूँ, बस कड़ी मेहनत करता हूँ। ये भोजन मेरे लिए मायने रखता है। लियू जियानरेन ने अपना हाथ लहराया और वेई शेंग की ओर चला गया। वह पास आया और मेज पर अपने हाथ पटक दिए और मेज पर बैठे सभी लोग खड़े हो गए। किसने कहा कि वेई शेंग क्योंग अभी यहाँ था? किसने कहा? लियू जियानरेन ने दहाड़ते हुए कहा और बदसूरत दिख रहा था। डूशान इतना डर गई कि वह चौंक गई। शाओ लियू, तुमने बहुत ज्यादा पी लिया। वह, मेरे पिता औद्योगिक और वाणिज्यिक ब्यूरो से डू जेंगमिन हैं। हम धन्यवाद भोज में मिले थे। लियू जियानरेन ने मेज पर थपकी दी। मुखिया एक गैंगस्टर है। तुम मेरा जिक्र कहाँ कर सकते हो? आओ आओ वांग चाओ, सुन शियाओ जी, यहाँ आओ। उसने मुड़कर अपने साथियों का अभिवादन किया। वेई शेंग, ये, ओह। उसने डकार ली और आगे कहा, ये काउंटी पार्टी समिति के सचिव वांग का बेटा है और यह अनुशासन निरीक्षण आयोग के सचिव सन का पोता है। कमरे में काउंटी पार्टी समिति के सचिव माँ का बेटा और राजनीतिक कमिश्नर भी बैठे हैं। क्या आप सचिव झांग के पोते और प्रचार विभाग के सचिव वू के बेटे दोनों को देखना चाहेंगे? इससे पहले कि वेई शेंग अपना सिर हिलाती, डूशान रोने से डर रही थी। एक तो ये कि लियू जियानन का रवैया बहुत डरावना है और वह जिन सभी पोस्टों का उल्लेख करता है वे काउंटी सरकार की खाद्य श्रृंखला की शीर्ष टीम से हैं। वह और कुछ नहीं बोल पाती, इस डर से कि उसके पिता उसका ख्याल नहीं रख पाएंगे। उसने न तो लियू जियानरेन के वहां होने की उम्मीद की थी, न ही उसने यह उम्मीद की थी कि लियू जियानरेन वेई शेंग का इतना बचाव करेंगे। से संबंधित, उसने लाल आंखों के साथ अवचेतन रूप से एक कदम पीछे ले लिया और झाओ टोंग और झोउ ले, जिन्होंने अभी अभी उसकी शिकायतों में मदद की थी, अपने दोस्तों को उन्हें मनाने में मदद करने के लिए बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो कोई भी भविष्य में वेई शेंग को परेशान करेगा उसे लियू जियानरेन से परेशानी होगी। लियू जियानरेन के ये कहने के बाद वेई शेंग ने देखा कि उसने चुपचाप खुद को आंख मारी। इसलिए वेई शेंग आगे बढ़ा और उसका कॉलर पकड़ लिया। दोनों ने तुरंत सिर घुमाया और केवल लियू जियानरेन की फुसफुसाहट सुनी, मैं नहीं पी सकता, मेरी मदद करो। नशे में होने का नाटक कर रहे हो? नहीं, मैं भोज का अभ्यास करता हूँ। वेई शेंग ने भी फुसफुसाया। जल्दी करो, पीसना मत, मैं तुम्हें मुफ्त में कुछ दूंगा। कौन मुसीबत से बाहर निकलने के लिए आपका इस्तेमाल करता है? ऐसा नहीं है कि आपको रेसिंग के कारण जश्न मनाने के लिए रोका गया। वेई शेंग ने अचानक लियू जियानरेन को छोड़ दिया और उसे पीछे धकेल दिया। मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। लियू जियानरेन थोड़ी देर के लिए झूम उठा। मैंने बहुत ज्यादा नहीं पी है, आज मुझे मत रोको। वेई शेंग ने शांति से आगे बढ़कर लियू जियानरेन का कॉलर पकड़ा और होटल की लॉबी में चला गया। जाने से पहले वह लियू जियानरेन की जेब से 50 युआन निकालना नहीं भूला और उसे मेज पर फेंक दिया। कुई जियान चुपचाप कुर्सी पर बैठा रहा और ये तमाशा देखता रहा। वेई शेंग की पीठ को देखता रहा। वह कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर उसने पीछे देखा। जैसे ही वह होटल से बाहर निकला और लियू जियानेन के कुछ दोस्तों को अलविदा कहा, लियू जियानेन ने वेई शेंग का हाथ खींच लिया और कॉलर को ठीक करना शुरू कर दिया। वह अभी भी अपने असंतोष को नहीं भूला था। मुझे बाहर निकालने के लिए कहने के बजाय आपको मुझे बाहर निकालने दें, मैं आज ये चेहरा बहुत शर्मनाक है। वेई शेंग ने उसकी ओर तिरछी निगाह से देखा। मैंने बहुत ज्यादा शराब नहीं पी है, फिर क्या परेशानी है? आपका समर्थन करना दयालुता है। लियू जियानरेन ने 2, 5 या 80 हजार की तरह खींचा। लड़के बीनबैग को सूखा भोजन नहीं मानते। क्या बात है, आप बहुत छोटे और बदमाश दिखते हैं, है ना? वेई शेंग ने थोड़ा मुस्कुराया, अपना सिर घुमाया और पूछा, आपकी रेसिंग जीत का नेताओं के गिरोह से क्या संबंध है? आप किस तरह का जश्न मनाते हैं? उन्होंने अपना हाथ हिलाया। वांग चाओ, जहां तक मैंने कहा, काउंटी पार्टी समिति के सचिव वांग के परिवार के लड़के को पता नहीं था कि उसने इसके बारे में कहाँ सुना, इसलिए उसने भीड़ को शराब पीने के लिए बाहर आने दिया। बोलने के बाद उसने पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? उन छोटे लड़कों को बिना बोले ही ऐसे गुण सिखाए जा रहे हैं। ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। मेरा चरित्र क्या है? वेई शेंग उससे खुश था। क्या आप इतने क्रोधित हो सकते हैं? लियू जियानरेन ने अतिशयोक्तिपूर्ण भाव से कहा। वेई शेंग ने अपनी भौहें उठाईं। नहीं तो मैं नशे में होने का नाटक करूं, मेज थपथपाऊं और कुर्सी उठाकर कुछ लड़कियों को डांटूं, या उन्हें बताऊं कि भविष्य में कौन मुझे उकसाएगा? आप मेरे लिए महत्वपूर्ण है। लियू जियानरेन ने इसे सुना। वेई शेंग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास अब न तो पैसा है और न ही कोई शक्ति। मैं एक बड़ी पूंछ वाले भेड़िए होने का नाटक करने के लिए क्या भुगतान कर सकता हूं? इसके अलावा अगर कोई कुत्ता आपको काटता है तो आपको उसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा। मैं कुत्ते को काटता नहीं, मैं उसे लात मार सकता हूं। लियू जियानरेन ने वेई शेंग के शब्दों से असहमति जताई। वेई शेंग ने हाथ बढ़ाया और मुस्कुराया, लात मारने के बाद क्या होगा?
मैं इन बच्चों के चाहने वालों के साथ मस्ती कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता और नहीं करना चाहता हूँ। उसने फिर से अपनी आंखें मूंद ली, उसके चेहरे पर शांति से कहा, लियू जियानरेन, मैं बस अपना जीवन अच्छे से जीना चाहती हूँ। जहाँ तक अन्य चीज़ों का सवाल है, समय सब कुछ साबित कर देगा। अगर मैं अपना ध्यान इन तुच्छ चीज़ों पर केंद्रित करती हूँ तो मैं केवल थोड़ी परेशानी में ही जा सकती हूँ। लियू जियानरेन ने सूरज के नीचे उस उदास छोटे चेहरे को देखा और अचानक अजीब तरह से चिल्लाया, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं अपनी ऊर्जा थप्पड़ मारने में लगाता हूँ? वेई शेंग थोड़ा मुस्कुराया, फिर अचानक उसकी ओर देखने लगा। मैं एक कारखाना स्थापित करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे और तुम्हें 30% शेयर दे दोगे? कुई जियान चले गए। उन्होंने नंबर 1 मिडिल स्कूल को पूरी तरह से छोड़ दिया और हुताई काउंटी को भी छोड़ दिया। वे चाओनान नंबर 1 मिडिल स्कूल में पढ़ने चले गए, जबकि वेई शेंग अभी भी हुताई काउंटी में ही रहे। पिछले 2 दिनों में मेरे पिता ने फ़ोन किया। उनका स्वर तेज और खुशनुमा था। जाहिर है कि फैक्ट्री स्थापित करने में सब कुछ ठीक रहा। फादर वेई जिएफांग ने बताया कि उनका नाम वेई शेंग के लिए फर्स्ट हाई स्कूल जर्नल में भेजा गया था और उन्होंने ये काम अपने पिता वेई शेंग के दादा को सौंपा था। हालांकि दादाजी पुनर्विवाह और बच्चे होने के बाद इस सबसे बड़े बेटे के प्रति बहुत उदासीन थे, लेकिन 10 साल से अधिक समय तक अलग रहने के बाद उन्होंने शायद ही कभी उससे संपर्क किया हो, इसलिए जब उन्होंने उसे पहली बार कुछ करने के लिए कहा तो वह स्वाभाविक रूप से अच्छा करेगा। अनुमान है कि 1 महीने में चाओनान मिडिल स्कूल की सभी प्रक्रियाएं क्रियान्वित कर दी जाएंगी। तुम्हारे दादाजी ने कहा था, जब तुम दक्षिण दिशा में पहुंचोगे तो हम तुम्हारा इंतजार करेंगे और तुम्हें अच्छी तरह देखेंगे। वेई जिएफांग ने फ़ोन पर मुस्कुराते हुए कहा। इस पर वेई शेंग ने उपहास किया। यदि औसत व्यक्ति को लगता है कि उसे इसकी परवाह नहीं है, तो बूढ़ा आदमी उसे परेशान कर देगा। उस समय उनके पिता गंभीर रूप से बीमार थे और फैक्ट्री ने कर्ज नहीं चुकाया था, इसलिए उन्होंने उनसे मदद मांगी। पहले तो उन्होंने कहा कि वे कुछ दिनों से इस बारे में सोच रहे हैं, लेकिन फिर उनका सबसे छोटा बेटा दरवाजे पर आया और उसने कहा कि परिवार मदद करने में असमर्थ है। सबसे छोटे बेटे के दरवाजे पर आने के बाद पिता की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। जब मेरे पिता को ठंड लग गई तो वे इलाज का बिल नहीं चुका पाए और फिर कभी उस बूढ़े व्यक्ति से बात नहीं की। अंत में ये पैसा माँ ने अपने मायके वालों को वापस कर दिया। बाद में उसके पिता ने इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। बूढ़ा आदमी अपने परिवार को अस्पताल ले गया और अपनी माँ यांग लिचुन पर चिल्लाया। उसने उसे दूसरों की अच्छी देखभाल करने में विफल रहने के लिए डांटा, उसे एक खोया हुआ सितारा कहकर डांटा, और उसे डांटा क्योंकि यह उसका विचार था कि उसके पिता को कड़ी मेहनत करनी चाहिए और दक्षिण में कारखाना नहीं खोलना चाहिए। पैसे। अंत में उसने वी शेंग को कमीने कहकर अपमानित किया। वह हुताई काउंटी में अपने पिता द्वारा जन्मा एक कमीना था, जिसने शादी करने और बच्चे पैदा करने का प्रस्ताव खुद रखा था। वह अपने वी परिवार में प्रवेश नहीं कर सका। वेई शेंग ने तब से वेई के घर के दरवाजे में प्रवेश नहीं किया। हालांकि वह जानता था कि मामला बूढ़े आदमी के सबसे छोटे बेटे से संबंधित था, जो वेई जिफांग से डरता था या कि वेई जिफांग के बच्चे संपत्ति के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, इसलिए उसने उसे भड़काने की पूरी कोशिश की, लेकिन बूढ़ा आदमी बेहद गुस्से में था। बदसूरत चेहरा उसे अविस्मरणीय बनाता है। पुनर्जन्म के बाद वेई शेंग वास्तव में उस परिवार को फिर से अच्छी तरह से देखना चाहता था। कुई जियान के चले जाने के बाद वेई शेंग का जीवन सामान्य रूप से चलता रहा, लेकिन वह हर हफ्ते कुई जियान को 2 पत्र लिखती थी, जिसमें वह बताती थी कि उसने इस हफ्ते स्कूल में क्या सीखा और क्या किया। पत्र नंबर 1 मिडिल स्कूल के मेल रूम में भेजा गया था। उसके बारे में जो कुछ वह जानती थी, उसके आधार पर वह उसे जरूर पढ़ेगा, लेकिन कभी जवाब नहीं देगा। वास्तव में कुई जियान ने देखा, लेकिन वह बहुत असहाय था। पत्र सभी जीवन की तुच्छ बातों के बारे में हैं। यहाँ तक कि वेई शेंग कभी कभी पत्र में उल्लेख करता है कि कौन सी महिला शिक्षक ने आज जो स्कर्ट पहनी है, उसमें लाल अंडरवियर पहना है, जिससे उसे सिरदर्द होता है। और उसने कोई जवाब नहीं दिया। लियू जियानन के संचालन में वेई शेंग के शेयर आसानी से 2 गुने हो गए हैं। वर्तमान में उनके पास पहले से ही 170,000 युआन का फंड है, जो एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन यह अभी भी ये देखने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वेई शेंग को क्या करना है। सबसे पहले, अगर आप कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो आपको फैक्ट्री की बिल्डिंग किराए पर लेनी होगी। पैसे की कोई समस्या नहीं है। अगला नंबर मशीन का है। बड़े प्लास्टिक को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक मशीन की कीमत 10,000 युआन जितनी है। वेई शेंग ने गणना की है कि प्रत्येक मशीन 24 घंटे के नॉन स्टॉप ऑपरेशन के दौरान 15 टन टुकड़े पैदा कर सकती है, और यह एक महीने में 405 टन टुकड़े पैदा कर सकती है। 10 टन। सबसे निम्न श्रेणी की काली सामग्री को 1,500 युआन प्रति टन की दर से पुनर्चक्रित किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि यदि मशीन एक दिन चलती है तो उसे तोड़ने के लिए वेई शेंग को 22,500 युआन प्लास्टिक की आवश्यकता होगी।
बेशक लाभ भी काफ़ी हैं, क्योंकि 1500 युआन प्रति टन की दर से प्राप्त काली सामग्री को प्रथम स्तरीय कारखाने को 1800 युआन प्रति टन की कीमत पर बेचा जाएगा। दूसरे शब्दों में 1 टन से 300 टन की कमाई हो सकती है, जो काफ़ी बड़ा मुनाफा है। यदि वेई शेंग के पास 3 मशीनें हैं और वह प्रतिदिन 45 टन उत्पादन कर सकता है, तो उसे एक दिन में 10,000 युआन से अधिक प्राप्त होंगे। इसके अलावा काले पदार्थों के अलावा रंगीन पदार्थ भी होते हैं, यानी रंगीन पदार्थ और कीमत अधिक होती है। सबसे अच्छा एस ग्रेड पारदर्शी पदार्थ है और प्रति टन रिसाइकलिंग मूल्य कई हजार युआन जितना अधिक है। इसके अलावा अभी जो गणना की गई है वह शुद्ध आय नहीं है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि पानी और बिजली का किराया कोई छोटा निवेश नहीं है। अनगिनत टन कचरे के पुनर्चक्रण के लिए मैन्युअल संचालन, रंगों को विभाजित करना, मशीनों को चलाना और सॉफ्टनर ब्रेक जोड़ना आदि की आवश्यकता होती है। ये पूरी प्रक्रिया मशीन द्वारा लगातार सामग्री जोड़ने और तोड़ने के लिए आवश्यक है, जो 24 घंटे के बिना रुके संचालन के बराबर है। ऐसे कई खर्च भी हैं जिनके लिए वेई शेंग ने अभी बजट नहीं बनाया है, चाहे वह सामान खींचने वाला ट्रक हो या कुछ और, इसके लिए पैसे की जरूरत होती है। नियोजित स्थानांतरण से 1 महीने पहले वेई शेंग ने लियू जियानरेन के साथ काम करना शुरू कर दिया। वे स्कूल के बाद हर दिन मिलते थे, कार सीखने के लिए नहीं, बल्कि साथ में बाजार चलाने, मशीन में प्रवेश करने, एक कारखाना किराए पर लेने और हर जगह ऑर्डर देने के लिए। सौभाग्य से लियू जियानरेन हुताई काउंटी में अच्छा काम करता था। हुताई काउंटी में अपने रिश्ते के आधार पर एक कारखाना स्थापित करना मुश्किल नहीं था। वेई शेंग भी उसे और अधिक काम करने देने में खुश था, और उन्होंने वेई शेंग को कुछ उपयोगी रिश्ते भी पेश किए। उसे अभी भी वह आश्चर्यचकित और मुश्किल चेहरा याद है जब औद्योगिक और वाणिज्यिक ब्यूरो के निदेशक ने खुद को लियू जियानरेन के परिचय के तहत देखा था। यही कारण है कि हालांकि उनके पिता ने कहा था कि हुताई काउंटी में बाजार लगभग संतृप्त हो चुका है, फिर भी वेई शेंग ने हुताई काउंटी में कारखाना खोलने का विकल्प चुना। इसके अलावा हुताई काउंटी चाओनान शहर से सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव पर है। अगर आपको कभी कभार वापस आना भी पड़े तो भी यह मुश्किल नहीं है। वर्तमान में वेई शेंग के पास 3 मशीनें हैं, जिनमें 6 श्रमिक कार्यरत हैं और प्रत्येक 2 मशीनें शिफ्ट कार्य के लिए जिम्मेदार हैं। बात सिर्फ इतनी है कि वेई शेंग का पैसा केवल काले रंग की सामग्री के लिए ही पर्याप्त है, इसलिए श्रमिकों को रंगों को विभाजित करने के लिए समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। पहले दिन पूरे 45 टन माल बिका। उस समय के बाजार भाव के अनुसार इस माल की कुल कीमत 81,000 युआन थी। रसीद लागत के 67,500 युआन को छोड़कर शुद्ध लाभ 13,500 युआन था। इन दिनों मजदूरी बहुत सस्ती है, खास तौर पर हुताई काउंटी में। सामान्य मजदूरों के लिए 450 युआन प्रति महीने के हिसाब से वेई शेंग ने 600 युआन की ऊंची कीमत चुकाई, जो लोगों को उसके लिए अच्छा काम करने के लिए काफ़ी थी। यदि यह 1 महीने के निरंतर उत्पादन के लिए सही है, तो वेई शेंग का लाभ लगभग 400,000 युआन है और प्रत्येक महीने के श्रम को केवल 18,000 युआन फेंकने की आवश्यकता है। भले ही किराया, पानी, बिजली और माल ढुलाई शामिल हो, ये काफ़ी आय है। मैंने कहा, आप शेयर क्यों नहीं बेच देते, आपको ये काम करना चाहिए। ठीक है, 2 चीज़ें हैं। मुझे पहले नहीं पता था कि यह चीज़ इतनी लाभदायक है। लियू जियानरेन, जिनके पास 30% शेयर हैं, बहुत खुश थे। उन्होंने इस कारखाने की स्थापना के लिए केवल 50,000 युआन का भुगतान किया और दिन की आय उनके हाथों में 3 या 4,000 है। इस दौरान वेई शेंग को पता चला कि लियू जियानरेन ने वास्तव में हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद कुछ समय के लिए अपने पिता से व्यवसाय का अध्ययन किया था, लेकिन वह जंगली और पागल था और वह अपना पूरा जीवन कैनरी में बर्बाद नहीं करना चाहता था। और उसके पिता ने उसे अप्रभावी शिक्षण के तहत 2 साल तक खेलने की अनुमति दी। अप्रत्याशित रूप से वह कैनिंग कारखाने से भाग गया और वेई शेंग के प्लास्टिक कारखाने में प्रवेश किया। बात बस इतनी सी है कि वे और वेई शेंग इस प्लास्टिक फैक्ट्री को खुद ही मैनेज करते थे। शायद इसलिए क्योंकि सब कुछ वे खुद ही करते थे, इसलिए उनमें उद्यमिता के लिए जुनून था। अब जब वह लाभ देख रहा है तो वह अधिक आश्वस्त है और मन ही मन सोच रहा है कि वह वास्तव में इसे घर के वृद्ध लोगों को दिखाना चाहता है। सुबह 6 बजे छोटे नूडल रेस्तरां में वेई शेंग और लियू जियानरेन ने अपने नूडल्स अस्त व्यस्त तरीके से खाए और जब कटोरे खाली हो गए तो उन्होंने अचानक ऊपर देखा और एक दूसरे को देखकर काफी देर तक हंसते रहे। आसपास बैठे कुछ मेहमान आश्चर्यचकित थे, शायद ये सोच रहे थे कि उनकी मुलाकात किसी पागल आदमी से हो गई है। वेई शेंग ने अपने मुंह के कोनों से सूप के दाग पोंछे और जोर से खींचा। ये सन क्वानगुई वास्तव में काला है। उसने और लियू जियानन ने कल माल प्राप्त करने वाली फैक्ट्री में पहुंचा दिया। दूसरे पक्ष को माल उतारना था और खातों को साफ करना था, लेकिन उन्होंने विभिन्न कारणों से देरी की। जब तक दूसरा पक्ष निपटान विभाग में काम से बाहर न निकल जाए, उन्हें कल वापस आने दीजिए। वेई शेंग को पता था कि उसे धन इकट्ठा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा था। वह लंबे समय से जानती है कि हालांकि यह लेनदेन अत्यधिक लाभदायक है, लेकिन भारी लागत के कारण इसे जल्दी से चुकाना होगा।
सबसे मुश्किल बात यह है कि शिपमेंट के बाद वापस भुगतान करना आसान नहीं है। इस कारखाने के बारे में बात करना लियू जियानरेन के श्रेय से अविभाज्य है। ये कारखाना टाइगर कैनरी का बोतल कैप आपूर्ति करता है और यह वे हैं जिन्होंने क्रिस्टल बनाने के लिए वेई शेंग के टुकड़ों को पुनर्प्राप्त किया और फिर उन्हें बिक्री के लिए कैन कैप में दबाया। कैनरी के लिए पारंपरिक प्रथम स्तरीय कारखाना केवल क्रिस्टल को संश्लेषित करने और उन्हें व्यापारियों को उनके स्वयं के निपटान के लिए बेचने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए इस कारखाने को टाइगर कैनरी का शाही चैनल माना जा सकता है क्योंकि यह तैयार बोतल के ढक्कन के लिए जिम्मेदार है और लियू परिवार के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन यह निम्नलिखित क्लर्कों को माल प्राप्त करने के बाद सामान्य गैर भुगतान प्रक्रिया से गुजरने से नहीं रोकता है। लियू जियानरेन सीधे वेई शेंग को फैक्ट्री के मालिक सन क्वांगुई के घर ले गया। लियू जियानरेन की बातचीत के बाद चीजों को जल्द ही नए परिणाम मिले। वेई शेंग के प्रत्येक बैच को बाजार मूल्य पर 10% छूट पर बेचा जाना चाहिए और एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। इसे पिछले खरीद चैनल को तोड़ने और वेई शेंग माल के संग्रह को बदलने के लिए एक शर्त के रूप में माना जाता है और यह एक छिपा हुआ नियम भी है। ये सिर्फ इतना है कि अगर यह शर्त किसी और को बदल दी जाती है तो दूसरा पक्ष इसे देगा भी नहीं और सीधे मना कर देगा, लेकिन ये लियू जियानरेन है जो इसे पाता है। उन्होंने जल्दी से भुगतान वापस कर दिया और वेई शेंग को बाजार मूल्य पर 10% छूट पर भेज दिया गया। उदाहरण के लिए काली सामग्री वेई शेंग को 1500 युआन में खरीदा गया था। इसे 1800 युआन प्रति टन के हिसाब से बेचा जा सकता था, लेकिन अब इसे केवल 1620 में बेचा जा सकता है। क्योंकि सन क्वांगुई के कारखाने की मांग बढ़ी है, इसलिए इसे छोटे लाभ लेकिन त्वरित कारोबार के रूप में माना जा सकता है। दूसरे पक्ष के बॉस सन क्वांगुई ने यह स्पष्ट कर दिया कि वेई शेंग का माल उनके पिछले आपूर्ति चैनलों को बदलने के बराबर है। थोड़ा खून बहाए बिना इस अनुबंध को जीतना असंभव है। उनकी फैक्ट्री पर पहले से ही पिछले सप्लायर का सैकड़ों हजार युआन बकाया था। अगर अनुबंध पूरा होता रहा तो उन्हें समय पर सैकड़ों हजार युआन का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि अब अचानक आपूर्तिकर्ता बदल दिया जाता है तो पिछले आपूर्तिकर्ता से भुगतान अवश्य लिया जाना चाहिए। लियू जियानरेन का चेहरा बेचा जा सकता है, लेकिन उसे बेचने का कारण दिया जाना चाहिए। हालांकि वेई शेंग और लियू जियानरेन इस बात से परेशान थे कि सन क्वांगुई फर्श पर बैठेंगे और कीमत बढ़ाएंगे। वे नियमों को भी जानते थे और 4 शब्दों कोई विश्वासघात नहीं, कोई व्यवसाय नहीं का अर्थ भी जानते थे। जैसा कि सन क्वांगुई ने कहा, यदि वे पिछले आपूर्तिकर्ता के साथ अनुबंध का पालन कर रहे हैं तो बकाया राशि के रूप में लाखों युआन का भुगतान विलंबित हो सकता है या यहां तक कि उसका निपटान भी नहीं हो सकता है। यह एक सामान्य बात है और आपूर्तिकर्ता को बदलकर वेई शेंग करना, अर्थात पिछले आपूर्तिकर्ता के साथ अनुबंध का उल्लंघन करना। आखिरकार कारखाने को हर महीने बोतल के ढक्कनों का एक बुनियादी कोटा चाहिए। वेई शेंग की फैक्ट्री ने धीरे धीरे पिछले आपूर्तिकर्ता के हिस्से को निचोड़ लिया। हालांकि सन क्वांगुई की फैक्ट्री हुताई काउंटी में सबसे अच्छी में से एक है, लेकिन ये 2 का खर्च नहीं उठा सकती। माल की आखिरकार प्लास्टिक थोक में टनों में बेचा जाता है, खुदरा में नहीं। एक सप्लाई की फैक्ट्री उसके मासिक हिस्से को बेचने के लिए पर्याप्त है, इसलिए वेई शेंग के साथ गठबंधन बनाना और अंतिम सप्लायर को काट देना अपरिहार्य है। एक साधारण गणना के बाद वेई शेंग ने तुरंत सन क्वांगुई के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। उसने ये भी बताया कि धन की कमी के कारण वह पहले महीने में सन क्वांगुई के अंतिम आपूर्तिकर्ता की तरह महीने में एक बार माल नहीं पहुंचा सकती, बल्कि हर 2 दिन में माल भेज सकती है। एक बार माल भेजकर भुगतान का निपटान करें। ऐसा अनुरोध करना वास्तव में असहाय है, क्योंकि उसके पास पूरे महीने की खरीद का समर्थन करने के लिए इतनी बड़ी धनराशि नहीं है और वह खरीद प्रक्रिया और बिक्री से पहले केवल उसी दिन या 1 या 2 दिन में तुरंत निपटान करती है। तभी धनराशि हस्तांतरित की जा सकेगी। हमें ये जानना चाहिए कि हुताई काउंटी का बाजार लगभग संतृप्त हो चुका है। भले ही वेई शेंग के पहले से बिखरे हुए माल के स्रोतों को खरीदार मिल जाएं, लेकिन वे समय पर भुगतान करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और दीर्घकालिक आपूर्ति चैनलों को बनाए रखना और भी मुश्किल है। एक बार जब माल उत्पादन स्टॉक में स्थिर रहता है तो ये श्रम किराया आदि की बर्बादी है और यह धन को भी दबा देता है जिसे वापस नहीं लाया जा सकता है। शुरुआत में पिता वेई जीफांग को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। क्योंकि बाजार मूल्य लगभग 60% तक गिर गया था, खरीदार ने अचानक खरीद को बाधित कर दिया और कीमत कम कर दी, जिसका मतलब था कि उसके पिता को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। शुरुआत में खरीद की मात्रा अधिक होने के कारण बैंक ने पहले ही पैसे उधार ले लिए थे और माल का वह बैच कम कीमत पर नहीं बेचा जा सकता था। भले ही उन्हें घाटे में बेचा गया हो, लेकिन मूल अराजक बाजार के अनुसार बैंक को भुगतान नहीं किया जा सकता था। इस तरह वेई जिएफांग जल्दी में अस्पताल में घुस गया। बाद में उसके साथी ने चुपके से सामान साफ कर दिया और भाग गया। न केवल एक कानूनी व्यक्ति के रूप में उसके पिता ने बैंक के भारी कर्ज को वहन किया, बल्कि उन्हें पिछले आपूर्तिकर्ताओं के अनसुलझे पूंजीगत ऋणों को चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आत्महत्या के लिए एक मृत अंत।
वेई शेंग को दबाव में आने की परवाह नहीं है क्योंकि वह छोटा मुनाफा कमा सकती है लेकिन अधिक बेच सकती है। उसे इस बात की परवाह है कि एक खरीदार मिल जाए जो समय पर भुगतान कर सके और मौजूदा स्थिति को स्थिर करने के लिए लंबे समय तक सहयोग कर सके। सन क्वानबुई निस्संदेह सबसे उपयुक्त और एकमात्र व्यक्ति है जो खुद को ये सुविधा देने के लिए लियू जियानरेन के चेहरे को देख सकता है। यह मामला पूरी रात उलझा रहा। आज सुबह 5:30 बजे वेई शेंग और लियू जियानरेन कारखाने में लौट आए और सामान के लिए 72,900 युआन प्राप्त किए, जिससे कुल 5,400 युआन हो गए। हालांकि मैंने बहुत कम पैसा कमाया, लेकिन इससे भविष्य और वर्तमान में मौजूद बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हो गया। नूडल रेस्तरां के बाहर उगते सूरज का सामना करते हुए वे लगभग कांपती संभावनाओं को देख सकते थे। कल वह पूरी रात घर नहीं गया। वेई शेंग ने अपने चाचा के घर फोन करके बताया कि वह ली क्यू के घर पर ही रह रहा है। उसने इस मांग के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। नूडल्स खाने के बाद वेई शेंग और लियू जियानरेन फिर से ऊर्जा से भरे हुए कारखाने में लौट आए। क्योंकि 2 शिफ्टों में 6 कर्मचारी कार्यरत थे, इसलिए इस समय भी कारखाना व्यस्त था। कारखाने का कुल क्षेत्रफल लगभग 100 वर्ग मीटर है और वेई शेंग की समस्या के कारण हमने उसके चाचा के घर और स्कूल के बीच की सड़क को चुना। फैक्ट्री का पूर्ववर्ती एक परित्यक्त टायर फैक्ट्री थी। बड़े जंग लगे लोहे के गेट में प्रवेश करने के बाद आप वेई शेंग द्वारा किराए पर ली गई फैक्ट्री के पीछे देख सकते हैं। चारों ओर घूमने पर एक बड़ा यार्ड है जो एक छोटे से खेल के मैदान के आकार का है, जो खरपतवारों से भरा है। वेई शेंग में फैक्ट्री की इमारत के अलावा यार्ड के आसपास 5 अन्य फैक्ट्रियां हैं। उनमें से एक को फैक्ट्री बनाने के लिए किराए पर दिया गया था, जो एक कपड़ा फैक्ट्री लगती है। बाकी 4 खाली हैं। क्योंकि केवल 3 मशीनें हैं, उनमें से एक को किराए पर लेना पर्याप्त है, यहाँ तक कि एक बड़ा क्षेत्र अभी भी खाली है और इसका किराया प्रति माह केवल 600 युआन है। जब वे फैक्ट्री में दाखिल हुए तो तीनों कर्मचारी मशीन में सॉफ्टनर डाल रहे थे। जब उन्होंने वेई शेंग और लियू जियानरेन को देखा तो उन्होंने खुशी से उनका अभिवादन किया। तीनों लोग साथ काम करने आए थे। नेता लाओ ली के अनुसार वे हुताई काउंटी में साथ काम करने आए थे। वे निर्माण स्थल पर काम करते थे। चूंकि लाओ ली को कमर में चोट लगी थी, इसलिए वे ये काम नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कुछ और रास्ता खोजने के बारे में सोचा। इसके अलावा हुताई काउंटी में कारीगरी से इस कारखाने की तुलना में अधिक कमाई नहीं होती है और यह अक्सर भुगतान में चूक करता है। वे तीनों दिन की शिफ्ट में काम करते हैं और वे हर रात फैक्ट्री में फ्लोर शॉप बनाते हैं, जिससे शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों के काम पर कोई असर नहीं पड़ता। एक समय पर वह कार्यभार संभाल लेंगे। वेई शेंग ने उनके लिए रहने की व्यवस्था भी की और पास के एक छोटे से रेस्तरां में दिन में 3 बार भोजन का ऑर्डर दिया, जिसकी लागत भी ज़्यादा नहीं थी। मैं बाद में सामान खरीदने जाऊंगा और हर 2 दिन में सामान खरीदूंगा। अनुमान है कि इस तरह 1 महीने तक इधर उधर भटकने के बाद मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लियू जियानन आराम से मुस्कुराया। हालांकि वह पूरी रात सो नहीं पाया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से बहुत अच्छे मूड में था। उसके बाद उसने अपना सिर घुमाया और लाओ ली से कहा, लाओ ली, तुम बाद में मेरे साथ आओगे क्या? जियो लियू दोनों मशीनों को खुद देखेगा। इसमें कुछ घंटे लगेंगे। कोई बात नहीं भाई, जाओ। मेरे भाई ली का स्टेशन आधे घंटे में जोड़ दिया जाएगा। मैं इसे खुद देख सकता हूँ। जियो लियू नामक युवक ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। लियू जियानरेन ने सामान लोड करने से पहले लाओ ली का अभिवादन किया। वेई शेंग ने जियाओ लियू को 5 युआन दिए और उनसे खुद से कुछ नाश्ता खरीदने को कहा और वे सीधे स्कूल भी जाने वाले थे। अभी 1 युआन में केवल 4 तले हुए पकौड़े मिलते हैं और एक कटोरी टोफू केवल 50 सेंट का है। 5 युआन 3 लोगों के लिए एक बढ़िया नाश्ता करने के लिए पर्याप्त हैं। वेई शेंग के जाने के बाद जियो लियू ने 5 युआन अपनी जेब में डाले और मुस्कुराते हुए दूसरे व्यक्ति से कहा, यह मालिक नेक है, अरे हमारे साथ बुरा व्यवहार मत करो। मालिक ठीक है, मैं भविष्य में यहाँ कड़ी मेहनत नहीं कर पाऊंगा। मुझे बस यह नहीं पता कि यह फैक्ट्री कितने दिन चल पाएगी। एक और युवक ने उजाड़ दीवारों को देखा। वहां सिर्फ 3 मशीनें थीं और बेकार प्लास्टिक से भरा सीमेंट था। जमीन पर वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। इतना छोटा पैमाना और साथ ही ये तथ्य कि बॉस 2 युवा लोग हैं, वास्तव में परेशान करने वाली बात है। हाय, एक दिन तो एक दिन ही है। इस व्यक्ति के साथ मशीन नहीं चल सकती। यह मशीन बहुत महंगी है। जियो लियू ने मुस्कुराते हुए कहा। 1998 में बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली के सुधार के निरंतर गहन होने के साथ समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को एक आधुनिक उद्यम प्रणाली स्थापित करनी होगी। ये राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का सुधार है। इस उद्देश्य के लिए राज्य ने एक सुधार विचार स्थापित किया है। कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की संख्या में कटौती करना, छंटनी की गई नौकरियों को अन्यत्र भेजना, दिवालियापन को विनियमित करना और विलय को प्रोत्साहित करना। जबकि राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के सुधार ने बहुत प्रगति की है, इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में छंटनी भी हुई है।
राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के सुधार के गहन होने के साथ ही छंटनी वाले श्रमिकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, जिसके कारण अंततः छंटनी की लहर चल पड़ी है और 60% राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम लौह चावल के कटोरे से बेरोजगारी की ओर बढ़ गए हैं। ये गति दुनिया में दुर्लभ है। छंटनी वाले कर्मचारी एक समय समाज में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला नया शब्द बन गया था। अंकल यांग लिपिंग पिछले 2 दिनों से परेशान थे क्योंकि जिस फैक्ट्री में वे थे वह सरकारी स्वामित्व वाली फैक्ट्री थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने अचानक सुधार क्यों किए और बड़े पैमाने पर छंटनी क्यों की। अब फैक्ट्री में हर दिन हड़कंप मच रहा है और साफ खबर आ रही है कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी। ये छंटनी तालिका वार्षिक मूल्यांकन स्कोर के अनुसार निर्धारित की गई है, इसलिए छंटनी में फैक्ट्री में उच्च स्तरीय कर्मचारी शामिल हैं। वह अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता। इस नौकरी से उसे न केवल स्थिर आय मिलती है बल्कि कई सुविधाएं भी मिलती हैं। उदाहरण के लिए फैक्ट्री में एक इन्फर्मरी है और अगर कोई बीमार है तो पूरे परिवार को अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। इन्फर्मरी में मुफ्त में दवा मिल सकती है। अगर आपको अस्पताल जाना ही है तो चालान वापस लें और 80% प्रतिपूर्ति करें। ये मेडिकल बीमा नहीं है, लेकिन फैक्ट्री भुगतान करती है। कंपनी ने एक पारिवारिक घर, पारिवारिक भवन और किंडरगार्टन भी बनाया है। अपने परिवार के बच्चे या रिश्तेदारों के बच्चे खुद से मदद मांगकर यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक वह एक शब्द को मंजूरी देता है, वह रिश्तेदारों को कार्यालय में प्रवेश करने की व्यवस्था कर सकता है और एक कार्यालय के बिना एक कार्यालय स्थापित किया जा सकता है। वैसे भी ये व्यक्ति बुरा नहीं है। उनकी बड़ी बहन यांग लिफांग की व्यवस्था उन्होंने कारखाने में की थी। इसे पालन पोषण कहा जाता है और यह सभी राज्य के स्वामित्व वाली फैक्ट्रियों में बहुत लोकप्रिय और सामान्य है। रात्रि भोजन के समय यांग लिफांग दौड़कर दरवाजे की ओर आए। खाने की मेज पर उसने नाराजगी के साथ सुधार प्रणाली को डांटा और अंत में विनती की, बड़े भाई, आपको मुझे कोई समाधान निकालने में मदद करनी चाहिए। अगर यह बंद हो गया तो मैं अकेली औरत हो जाऊंगी, बिना बच्चों के। क्या करूं? शांत चेहरे के साथ खाना खाने के बाद यांग लिपिंग के पास कोई जवाब नहीं था। बड़े भाई, आपने मुझे एक शब्द दिया ताकि मैं राहत महसूस कर सकूं। यांग लिफांग और भी अधिक घबरा गया जब उसने देखा कि वह बात नहीं कर रहा है। आराम करो, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं अपनी नौकरी रख पाऊंगा या नहीं। मैं तुम्हें किस तरह का दिल दूंगा। यांग लिपिंग ने अपने चॉपस्टिक्स को खाने की मेज पर फेंक दिया, जिससे सभी चौंक गए और चॉपस्टिक्स को रोकना पड़ा। यांग लिपिंग को शायद ही कभी इस तरह गुस्सा आता है, क्योंकि वह हमेशा सोचता है कि वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उसे शांत रहना चाहिए। लेकिन आज वह वास्तव में परेशान था और वह खुद को रोक नहीं सका। यांग लिफांग भी चुप रहने से डर रही थी। यांग लिचुन ने शांत होकर कहा, बहन, इसकी चिंता मत करो। चाहे आप इसे कैसे भी कहें, सबसे बड़ा भाई डिप्टी फैक्ट्री डायरेक्टर भी है। उसे आसानी से नहीं निकाला जा सकता। मुझे डर है कि वह आपको एक दिन भी नहीं रख सकता। हैरानी से यांग लिफांग ने उसे घूरते हुए कहा, तुम जल्दी करने की हिम्मत मत करो। तुम अमीर हो अगर तुम अपनी माँ का घर ले लो और उसे बेच दो। मेरे भाइयों को खाने के लिए इस नौकरी पर निर्भर रहना पड़ता है। तुम क्या कहोगे? हवाई बातें। यांग लिचुन का गला तुरंत घुट गया और उसने बात करना बंद कर दिया। यांग लिपिंग ने शांत चेहरे के साथ कहा, क्या शोर है? उपनिदेशक के साथ क्या मामला है? अब मुझे अभी भी परवाह है कि आप उपनिदेशक हैं या नहीं। राज्य आपको सुधारना चाहता है और निदेशक इसे छिपा नहीं सकते। वेई शेंग ने चिकोटी काटी। सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम मर चुके हैं और लोग परेशान हैं और उन्हें पुनर्गठित किया जाना चाहिए। अब उद्यमों पर बोझ बहुत भारी है और उन्हें छंटनी करके फिर से सक्रिय किया जाना चाहिए। पार्टी के साथ जेल जाने के बजाय परिवार को खिलाने की योजना पहले से बनाना बेहतर है। उसकी आंखों के कोने ने यांग लिफांग की ओर देखा। उसे याद आया कि छंटनी की इस लहर के दौरान यांग लिफांग को वाकई नौकरी से निकाल दिया गया था, क्योंकि वह एक आमदनी जॉब थी, एक कॉर्पोरेट गधे की तरह। अंत में सबसे बड़े चाचा यांग लिपिंग ने आत्मसुरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से उसे नौकरी से निकाल दिया। ये सुधार दृढ़ और निर्विवाद है और जो कोई भी परेशानी पैदा करने की हिम्मत करेगा उसे दबा दिया जाएगा। छंटनी के सफलतापूर्वक लागू होने के बाद कंपनी को पुनर्जीवित किया गया और बड़े पैमाने पर उत्पादन फिर से किया गया। उन छंटनी वाले श्रमिकों को धीरे धीरे एहसास हुआ कि काम पर जाना या कुछ और करना आसान था। हालांकि वे थके हुए थे, लेकिन उन्हें खाना मिल सकता था। जब उसने बोलना समाप्त किया तो खाने की मेज पर बैठे लोग दंग रह गए। यांग लिपिंग को छोड़कर किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। जू हुईजेन और उनके बेटे यांग शियाओदोंग को कुछ भी समझ नहीं आया। यांग लिपिंग को अचानक दिलचस्पी हो गई और उन्होंने आश्चर्य से वेई शेंग को देखा। आप इसके बारे में और क्या कह सकते हैं? वेई शेंग ने गुनगुनाते हुए भोजन का एक कौर लिया और यांग लिफांग को भौहें सिकुड़ते हुए ये कहते हुए सुना, लोगों को सती क्या बनाता है? वेई शेंग ने उसकी ओर देखा। बात बस इतनी है कि बहुत से लोग पैसे से काम नहीं करते हैं,
या सिर्फ कुछ लोग ही अकेले काम करते हैं, जिससे कॉर्पोरेट संरचना फूली हुई हो जाती है। कुछ के पास संबद्ध अस्पताल और बच्चों के प्राथमिक विद्यालय हैं और वे अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए पूरे लोगों की सारी संपत्ति का उपयोग करते हैं। इसका आनंद लेना बेहद भ्रष्ट और बेशर्मी है। इसके परिणामस्वरूप कोई प्रतिस्पर्धी दबाव नहीं होता, उत्पाद की गुणवत्ता खराब होती है और तकनीक पिछड़ी होती है। यांग लिचुन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसकी बेटी को इतना सब कैसे पता चला? यांग लिपिंग को गुस्सा नहीं आया जब उसने अपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया। मुझे फिर से बताओ। उसने लापरवाही से सिगरेट जलाए। भ्रष्टाचार के संकेतों को इस तथ्य से देखना मुश्किल नहीं है कि हमारे काउंटी प्रमुख की कार सेंटाना है और आपके कारखाने के प्रबंधक ने एक आयातित स्वचालित टोयोटा चलाया। आजकल उद्यमों और कारखानों जैसे स्वास्थ्य केंद्रों, किंडरगार्टन और यहां तक कि प्राथमिक विद्यालयों में वन स्टॉप शॉप लोकप्रिय है। न केवल काम बल्कि जीवन भी यह उद्यम का बोझ है। सीमित धन का उपयोग उत्पादन के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इन बोझों से नीचे खींच लिया जाता है। आंतरिक कारखाना निदेशक के भ्रष्टाचार के साथ छंटनी के बिना उद्यम को कैसे पुनर्जीवित किया जाए? अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने यांग लिपिंग और यांग लिफांग को फिर से देखा, अपने मुंह में चॉपस्टिक के साथ आलसी ढंग से मुस्कुराते हुए। फ्रंट लाइन पर कम और कम कार्यकर्ता हैं और अधिक से अधिक लोगों को उठाया जा रहा है। एक कार्यालय की व्यवस्था करें। जिस किसी के माता पिता ने घर पर कारखाने में काम किया है, उसने लगभग उन उत्पादों, अर्ध तैयार उत्पादों और कच्चे माल का आनंद लिया है जो उनके माता पिता कारखाने से घर ले जाते हैं। वे सभी पैसे हैं। अगर मैं कहता हूं कि मुझे नौकरी में प्रवेश करने से पहले शिक्षित होना चाहिए और स्थिति की निगरानी की जाती है, जैसे ही ये दिखाई देता है निष्कासित कर दिया। उद्धरण चिन्ह। आप। यांग लिफांग का चेहरा लाल था और वह स्पष्ट रूप से खुद और उसके चाचा की आलोचना नहीं कर रहा था। यांग लिपिंग के चेहरे पर भी शर्मिंदगी दिख रही थी। वह जोर से खांस रहा था, लेकिन उसके दिल में वेई शेंग के प्रति एक अलग नजरिया था। वह स्वयं ये शब्द नहीं कह सकता था और वह थोड़ा अज्ञानी भी था, इसलिए कुछ भी नहीं कह सकता था। शायद नेता ये कह सकते थे और अधिकारी भी इस दृष्टिकोण से यह कह सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वेई शेंग ऐसा कहेंगे। उसने हमेशा सोचा था कि सुधार के बाद उसके अपने निजी हितों को नुकसान पहुंचेगा, और वह समझ नहीं पाया कि उसने अचानक इतना हंगामा क्यों मचाया। लेकिन जब उसने ऐसा कहा तो उसका दिल साफ हो गया। ये वास्तव में उद्यमों पर बोझ है और समाज में एक सामान्य घटना है। बात बस इतनी है कि हालांकि कटौती उचित है, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा है। वेई शेंग के ये शब्द कहने के बाद पूरी मेज पर बैठे लोगों की नज़रें उसकी ओर अलग तरह से देखने लगीं। चचेरे भाई यांग शियाओदोंग को लगभग एक भी शब्द समझ में नहीं आया, और उसे ये भी समझ में नहीं आया कि वेई शेंग ने इसे क्यों समझा। स्कूल ने उन्हें ये कब सिखाया? यांग लिचुन ने अपनी बेटी को गर्व से देखा। अपने बड़े भाई की चिंता भरी नज़र देखकर उसने स्पष्ट रूप से बेटी की बात ध्यान से सुनी। वह इस सबसे बड़े भाई को जानती है, क्योंकि जब वह किसी कंपनी में लीडर होता है तो उसे अधिकारी होने की आदत होती है। दरअसल वह परिवार में भाई बहनों को नीची नज़र से देखता है। वह हमेशा कहता है कि दूसरे छोटे हैं और कुछ नहीं समझते। अब उसकी बेटी ने उसे कुछ शब्द आश्वस्त करते हुए दिए। ये सोचकर यांग लिचुन चुपके से मुस्कुराया। कुछ दिनों बाद वेई शेंग को अपनी मां से पता चला कि उसकी चाची यांग लिफांग को नौकरी से निकाल दिया गया था, और यांग लिपिंग ने व्यक्तिगत रूप से कारखाने में इसकी मंजूरी दी थी। यांग लिपिंग ने अपने अनुमोदन के दिन कारखाने में एक बैठक आयोजित की। मंच पर उन्होंने वास्तव में वही दोहराया जो वेई शेंग ने उस रात खाने की मेज पर कहा था, जिससे उनकी नेतृत्व शैली का पता चलता है। इसके अलावा हर कोई यांग लिफांग और यांग लिपिंग के बीच के रिश्ते को जानता है। रिश्तेदारों के उनके धार्मिक विनाश ने अनगिनत प्रशंसाएं जीती हैं, भले ही डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर का पद रखा गया हो। बेशक यांग लिपिंग ने अपनी बहन के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। उसने वादा किया कि वह कुछ समय बाद उसे एक परिचय पत्र लिखेगा, उसे एक कारखाने से परिचित कराएगा जिसका अभी अभी एक राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम द्वारा निजीकरण किया गया था और मालिक का उससे घनिष्ठ संबंध था। इस दृष्टिकोण के लिए मां बहुत भावुक है और समझ नहीं सकती। लेकिन वेई शेंग ने कोई राय नहीं जताई। उनके लिए कोई सही या गलत नहीं है, बस एक अलग स्थिति है। जाहिर है लोग अपने स्वार्थ के लिए खुद को नहीं मारते। यांग लिपिंग महत्वपूर्ण क्षणों में हार मान लेना जानते हैं और उनकी स्थिति में ऐसा करना समझदारी है। अन्यथा उन्हें समाप्त होने का सामना करना पड़ सकता है। जिस रात वेई शेंग को इस घटना के बारे में पता चला, यांग लिपिंग घर गए और वेई शेंग के लिए एक उपहार लाया, एक नया सफ़ेद एडिडास स्कूल बैग जिस पर लेबल नहीं हटाया गया था। यांग लिचुन इसके लिए बहुत आभारी हैं। आखिरकार उनकी बेटी अब जो स्कूल बैग इस्तेमाल करती है वे सभी उनके चचेरे भाई यांग दी से बदले गए पुराने स्कूल बैग हैं। हालांकि यांग लिचुन को नहीं लगता कि यह कोई दुखद मामला है, नहीं उन्हें लगता है कि बच्चे को नया स्कूल बैग स्कूल ले जाना चाहिए। लेकिन मुझे अभी भी यांग लिपिंग की उदारता बहुत याद है। वेई शेंग, खूब मेहनत से पढ़ाई करो और भविष्य में अपने चाचा के प्रति समर्पित रहो।
यांग लिचुन, जो अभी भी भावनाओं से भरा हुआ था, स्कूल बैग पाकर कान से कान तक खुश था। यांग शियाओदोंग गुस्से से भरा हुआ बदसूरत दिख रहा था। यहाँ तक कि जू हुईजेन का चेहरा भी स्वाद से भरा नहीं है और मुस्कुराने के लिए मजबूर है। ये वेई शेंग सभी उनकी नज़र में हैं और यांग लिपिंग भी स्वाभाविक रूप से उनकी नज़र में हैं, लेकिन वे कभी नहीं जान पाएंगे कि उस रात वेई शेंग की टिप्पणियों ने उनके काम में उनकी कैसे मदद की। नहीं वे ये जान पाएंगे कि भाषण के बाद वे सुनने के लिए यहाँ आए। मेरे भाषण की कार्य समूह की प्रशंसा क्या है। यांग लिपिंग आज स्पष्ट रूप से अच्छे मूड में थे। उन्होंने सोफे पर बैठकर सिगरेट पी और एक कप चाय पी। कमरे में लौटने से पहले उन्होंने वेई शेंग के दरवाजे पर दस्तक दी और यह वाक्य फेंक दिया, वेई शेंग, अगर भविष्य में आपको कोई कठिनाई होती है तो बस उनसे बात करें। चाचा बोलो। ... नवंबर में मौसम पूरी तरह ठंडा हो गया है। कक्षा में ऊपर पंखा चल रहा था और हवा से कक्षा के नीले पर्दे उड़ रहे थे, जिससे कमरा ठंडा हो रहा था। दरअसल इस मौसम में अब पंखा चलाने की जरूरत नहीं रह गई है। वेई शेंग खिड़की के पास डेस्क पर बैठा हुआ नींद में था। 2 दिन की ट्यूशन और फैक्ट्री में इतनी व्यस्तता थी कि उसे चक्कर आ रहा था। हालांकि लियू जियानन को कई काम सौंपे गए थे, लेकिन उसे औसतन 2 दिन घर जाना था। थोड़ी नींद ले लो। एक छोटे कारखाने में 3 मशीनों को मत देखो, लेकिन पूरे आयात और निर्यात की प्रक्रिया संचालित करने के लिए काफ़ी बोझिल है। यदि आप रात में जिया वेई शेंग वापस नहीं जा सकते हैं तो आप ली क्यूई के घर पर रहने के लिए झूठ बोलेंगे, और कभी कभी मशीन में आधी रात को समस्या होती है। चुपके से बाहर निकलें और एक रात के लिए टॉस करें। सौभाग्य से इस उथल पुथल भरे दौर के बाद सब कुछ सामान्य हो गया है, और 1 महीने के ऐसे बदलाव के बाद 2 और मशीनें आयात की जा सकती हैं। दोपहर को क्लास की घंटी बजी और हेड टीचर ताओ के हाथ में किताब लेकर क्लास में आए और पंखे का स्विच बंद कर दिया। मैं पूरी तरह से जाग रहा हूं और 1 बजे तक अटका हुआ हूं। मैं दोपहर में क्लास में कैसे जा सकता हूं? वे छात्र जो वेई शेंग से अधिक नींद में लग रहे थे, उन्होंने जल्दी से अपनी पाठ्यपुस्तकें निकाली और कक्षा के लिए तैयार होने के लिए जम्हाई ली। मुझे इस मासिक परीक्षा में सभी के परिणामों के बारे में बात करने दो। लुढ़का हुआ पेपर प्रत्येक विषय के शिक्षकों के कक्षा में लौटने का इंतजार करेगा, उसके बाद ही इसे भेजा जाएगा। उसने अपना सिर झुकाया और पाठ्यपुस्तक से कागज का एक टुकड़ा निकाला। तभी ताओके ने मुस्कुराते हुए कहा, इस मासिक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाला एक सहपाठी बहुत सराहनीय है। पिछली मासिक परीक्षा में 34वें स्थान से उसने इस बार 5वें स्थान पर प्रवेश किया। अचानक छात्रों में उबाल आ गया। पिछली बार कौन 34 था? ऐसी गाय सीधे कक्षा में पहले 5 में पहुंच गई। नींद में डूबे वेई शेंग ने अपने कान खड़े कर लिए और एक हाथ और बांह पर हाथ रखकर ताओके की घोषणा का इंतजार करने लगा। इस सहपाठी के हाल के प्रयासों को शिक्षक ने देखा है। न केवल वह कक्षा के बाद कड़ी मेहनत से पढ़ाई करती है, बल्कि सभी विषयों के शिक्षक भी कक्षा में उसके प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट हैं। ताओके ने मुस्कुराते हुए कहा। जब सभी सहपाठी उसके उत्तर की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे थे, ताओके ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं पहली जगह से पढ़ना शुरू करता हूँ। लियू जिनरान, सोंग केवेई, सन जियाओ, लीजिबो वेई शेंग। जब वह दाओ वेई शेंग पढ़ रही थी तो वह रुकी और चेहरे पर मुस्कान के साथ वेई शेंग की ओर देखा। कक्षा में कोलाहल मच गया, लेकिन ली देजी दुखी था। पहली बात जो उसने सोची वह ये थी कि वेई शेंग के ग्रेड बढ़ गए होंगे और अब उसे उसके लिए पाठ बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। पूरक पाठों के लिए 5 युआन की आय पुनर्तः विफल है। सबसे जटिल अभिव्यक्ति है वांग यान। कक्षा के बाद वेई शेंग ने हमेशा की तरह कोर्ट पर ली देजी और काओ फैंग के साथ खेला। अंत में इस मासिक परीक्षण के परिणामों के कारण वांग यान अब अपनी आंतरिक बेचैनी को रोक नहीं सका। वह पहली बार वेई शेंग से बात करने के लिए आगे बढ़ी। आप अभी भी अपनी ऊंचाई पर गेंद खेलते हैं, मजाक मत करो। घड़ी खोने के बाद उसने फिर से वेई शेंग को नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि उसने अपना गुस्सा दबा लिया था और वेई शेंग की परेशानियों का पता लगाना चाहती थी और वेई शेंग को साफ करने के लिए स्कूल के बाहर कुछ भाइयों को ढूंढना चाहती थी, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला क्योंकि हर रात स्कूल बंद रहता है। उसे लेने के लिए हमेशा एक आदमी कार चलाकर आता रहता है। उसने ली देजी से इस बारे में निजी तौर पर पूछा था, लेकिन इस बच्चे ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और कोई जवाब नहीं दिया। पहले 2 हफ्तों में स्कूल में अचानक हंगामा मच गया। कहा गया कि यह तारानकन परिवार का दामाद था जिसने वी शेंग को कवर करने की धमकी दी थी। उसने काओ फैन के चचेरे भाई के अभ्यास भोज में भी बड़ा उपद्रव किया। वह गुस्से में रोया, दू शान की बेटी। इसलिए उसने वेई शेंग को परेशान करने की हिम्मत भी नहीं की। फिर भी उसने वेई शेंग को यूं ही जाने देने की योजना नहीं बनाई थी। भले ही उसने उसकी घड़ी नहीं चुराई थी, लेकिन यह उसकी वजह से ही था कि उसने टीचर जेंग को नाराज कर दिया और घड़ी वापस कर दी। इसके अलावा इस अवधि के दौरान शिक्षक जेंग स्पष्ट रूप से अब खुद का ख्याल नहीं रखते हैं और अक्सर खुद को कुछ भाव देते हैं।
मंगलवार को प्रश्नोत्तरी के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से खुद की आलोचना की, जो पहले कभी नहीं किया गया था। उसने महसूस किया कि ये वेई शेंग की गलतियां थीं, और यहाँ तक कि काओ फैन हर दिन वेई शेंग के साथ रहता है, यही वह चीज़ है जिसे वह सबसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अप्रत्याशित रूप से वेई शेंग ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन काओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, वेई शेंग को कम मत समझो, वह लंबी नहीं है, लेकिन वह बहुत सटीक है और 10 में से आधे 3 अंक मार सकती है, जो मुझसे बेहतर है। यह आश्चर्यजनक है। ये सुनकर वांग यान को बहुत बुरा लगा और वह और भी क्रोधित हो गई। लेकिन वह नहीं जानती थी कि वेई शेंग जानबूझकर इसे छिपा रहा था और उसे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने में कोई शर्म नहीं थी। और आप क्यों खेलते हैं? बेशक वेई शेंग को पता था कि अब उसके शरीर को बड़ा करने का समय आ गया है। उसने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, मुझे पता चला कि वेई शेंग इतना ख्याल रखने वाला था। मैंने पहले ऐसा नहीं देखा था। मैं बास्केटबॉल खेल सकती हूँ और शिक्षक के साथ छोटी छोटी रिपोर्ट बना सकती हूँ। स्कूल के बाहर मैं अमीर लोगों और दोस्तों से मिली और उनसे मुंह मोड़ लिया। मैं अंधी थी, हमेशा तुम्हारे साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करूंगी। उसने जानबूझकर यह कहा ताकि काओ फैन को पता चल सके कि वेई शेंग कितना बुरा है और उसने उसकी छवि खराब कर दी है। लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि वेई शेंग ने छवि को गंभीरता से नहीं लिया, न ही उसने अपने हाथ में पकड़े हुए काओ फैन को खजाने की तरह इस्तेमाल किया। उसने झुंझलाहट के साथ अपने कानों से बाहर देखा, पीछे मुड़कर ली देजी से कहा, जाओ, वापस जाओ। सवाल करने के लिए तुम गेंद को झाओ लेई को वापस भेज दो। उन्होंने बताया कि वह सीधे बास्केटबॉल हूप के नीचे चले गए, अपने साथ लाया हुआ तौलिया उठाया और उसे अपने कंधों पर रखा तथा बिना पीछे देखे शिक्षण भवन की ओर चल दिए। काओ फैन ने वांग यान की बातें नहीं सुनी, अपना सिर घुमाया और वेई शेंग की पीठ पर चिल्लाया, कोई लड़ाई नहीं। चलो कक्षा में थोड़ा पहले खेलते हैं। लड़ना बंद करो, शोर मचा रहे हो। वेई शेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और बिना पीछे देखे अपना सिर हिलाया। ली देजी ने जल्दी से गेंद उठाए और वेई शेंग के पास दौड़ी और उसके पीछे शिक्षण भवन में चली गई। काओ फैन ने अनजाने में अपना सिर हिलाया, फिर अपना कोट उठाया और शिक्षण भवन की ओर वापस मुड़ गया। केवल लियू वांग यानली वहीं खड़ी रही और उसे लगा कि उसे नजरअंदाज किया गया है। उसने अपने दांत पीस लिए और गुस्से से अपने पैर पटकने लगी। इस समय वेई शेंग की बेल्ट पर लगा पेजर अचानक बज उठा। ये वही है जो उसने कारखाना स्थापित करने के बाद संपर्क की सुविधा के लिए खरीदा था। वर्तमान में यहाँ तक कि पीएचएस ने आधिकारिक तौर पर बाजार में प्रवेश नहीं किया है। बिग ब्रदर या अन्य आयातित मोबाइल फ़ोन बहुत महंगे हैं और वर्तमान वेई शेंग के लिए वे केवल बीबी मशीनें ही खरीद सकते हैं। जहां तक उसके मोबाइल फ़ोन का सवाल है, वह केवल उसी छोर पर भविष्य की दुनिया से बात कर सकता है। ये सोचते हुए वेई शेंग ने अचानक अपनी भौहें उठाईं। अगर उसे सही से याद है तो पीएचएस उत्स्टाकम का एक उत्पाद है। वापस जाओ और सिरिल से विवरण की जांच करने के लिए कहो। बी मशीन उठाकर उसे देखते हुए वेई शेंग की भौहें कसकर सिकुड़ गईं और उसने कहा, कुछ हुआ है, कारखाने में वापस जाओ। लियू, ये जानकारी लियू जियानरेन द्वारा भेजी गई थी, जाहिर है कि कुछ गलत हो गया। वेई शेंग ने कुछ देर सोचा और ली देजी से कहा, शिक्षक से मेरे लिए कक्षा में छुट्टी मांगो। ली देजी दंग रह गई और उसने देखा कि वेई शेंग ने पहले ही अपने हाथ में सब कुछ भर लिया था और स्कूल से बाहर चला गया था। अरे, छुट्टी मांगने का क्या कारण है? ली देजी ने उसकी पीठ की ओर देखते हुए जोर से पूछा। वेई शेंग ने बिना पीछे देखे कहा, जो भी हो। चून की फैक्ट्री स्कूल से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए वेई शेंग बिना साइकिल चलाए ही वहां पहुंच गई। वेई शेंग सीधे फैक्ट्री में चली गई, जबकि लियू जियानन दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। फैक्ट्री में मशीनें जमीन पर गिर गई थीं, सॉफ्टनर पूरे फर्श पर फैल गया था और प्लास्टिक के गोले भी ऊपर नीचे उछल रहे थे। संक्षेप में, पूरी फैक्ट्री में बहुत ज्यादा अव्यवस्था थी। इस समय जियाओ लियू और एक अन्य साथी ग्रामीण अपने सिर पर हाथ रखे कोने में बैठे थे। पहला व्यक्ति नाक से पानी टपका रहा था और रो रहा था, या उसे सांत्वना देने के लिए अपने कंधों पर हाथ रख रहा था। क्या बात है? लियू जियानरेन के बारे में क्या? वेई शेंग ने अपने पैरों से प्लास्टिक के खोल को लात मारी और कारखाने में कदम रखा। साथ ही जियाओ लियू, जिसका नाम सन मिंग था, जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, अभी अभी कुछ लोग आए और उन्हें पीटने लगे। जब मैं ऊपर गया और रोका तो उन्होंने लोगों को पीटा। भाई वान को हल्के में नहीं पीटा गया था, इसलिए भाई लियू ने दौड़कर उसे भेज दिया। वह अस्पताल गया। चलो हम यहाँ तुम्हारा इंतजार करते हैं। तभी वेई शेंग ने देखा कि सुनमिंग का चेहरा चोटिल था और जियो लियू के मुंह पर अभी भी खून के धब्बे थे। किसने किया? उसने ठंडे चेहरे से चारों ओर देखा। मशीन के कई गैर प्रबलित हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। कई श्रमिकों को भी बुरी तरह पीटा गया था। उसे याद नहीं था कि वह किसके साथ थी। क्या ये लियू जियानरेन का दुश्मन है अगर उसने अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया है? लेकिन हुताई काउंटी की सीमा पर उसे ले जाने की हिम्मत कौन कर सकता है?
इसके अलावा किसी को नहीं पता था कि लियू जियानरेन इस छोटी सी फैक्ट्री को खुद के साथ खाली कर रहा था। शियाओ लियू ने रोते हुए कहा, उन्होंने कहा कि हमने उनका व्यवसाय लूट लिया है और यदि वे जीवित नहीं बचे तो हम भी जीवित नहीं रह सकेंगे। वेई शेंग ने जब ये सुना तो वह थोड़ा चौंक गया। अगर व्यापार में लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, मुझे डर है कि सन क्वानबुई के मूल आपूर्तिकर्ता के अलावा किसी और के पास ये प्रेरणा नहीं है। सन मिंग ने फिर कहा। भाई लियू ने कहा कि वह भाई ली को काउंटी अस्पताल ले गया। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, वेई शेंग की पीठ फैक्ट्री की इमारत के सामने गायब हो गई और उसकी आवाज़ दूर से आई, आज छुट्टी है, आप दोनों थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा बंद कर देंगे, मैं बाद में वापस आऊंगी। काउंटी फर्स्ट पीपुल्स अस्पताल। कर्मचारी लाओ ली इस समय कोमा में है। डॉक्टर की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मामूली चोट थी और नर्म ऊतकों में चोट अधिक गंभीर थी। जब वेई शेंग पहुंचे तो लियू जियानरेन वार्ड के बाहर डॉक्टर से बात कर रहे थे।